इंटरनेशनल असेसिन की दुनिया में सब जानते हैं कि मैं अकेला हूं जिसका कोई कोडनेम नहीं है। एक सिरफिरा जो अपने असली नाम के साथ घूमने की हिम्मत करता है। अपने बालों को सबसे बोल्ड रंगों में रंगता हूं, सबसे खतरनाक लड़ाइयां चुनता हूं और हर उस काम को मना कर देता हूं जो काफी खतरनाक नहीं होता। लेकिन जिस पल मैं दुनिया के टॉप असैसिन ग्रुप का बॉस बनता हूं, कोई मुझे बताता है कि मैं असल में सिंक्लियर परिवार का खोया हुआ बेटा हूं। और घर वापस जाने पर एक गोद लिए हुए बेटे ने सालों से मेरी जगह ले ली है। मुझे लगा कि मैं क्लासिक असली बनाम नकली वारिस वाला ड्रामा देखने वाला हूं। लेकिन हैरानी की बात है, वह और मेरी तीनों बहनें मुझे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। घर का इकलौता सीधा साधा नौजवान बेटा। सिंक्लियर परिवार के पास बहुत पावर है, कानून के दोनों तरफ उनका दबदबा है और इस परिवार में कोई भी दूध का धुला नहीं है। यहाँ तक कि गोद लिया हुआ बेटा भी अलग नहीं है। बाहर वालों की नजर में सिंक्लियर परिवार में मेरी वापसी भेड़िए की मांद में जाने वाले एक मेमने जैसी है। हर कोई मेरे गिरने का इंतजार कर रहा है। वे तो इस बात पर सट्टेबाजी कर रहे हैं कि मैं भेड़ियों की इस मांद में कब तक जिंदा रह पाऊंगा। मेरे होठों के कोने मुड़ जाते हैं, जैसे ऐसे बेरहम परिवार में कोई नरम इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। मैं सिंक्लियर परिवार के लिए कोई इत्तेफाक नहीं हूं। जिस पल मैं सिंक्लियर एस्टेट लौटता हूं और मेन हॉल में कदम रखता हूं तो सबसे पहले मुझे रॉबर्ट और रोजालिंड दिखते हैं, मेरे माता पिता। हमारी नजरें मिलती हैं और हमारे बीच कुछ बेहद इमोशनल एहसास फैल जाता है। मैं एक शब्द नहीं बोलता, मैं बस वहीं खड़ा रहता हूं, उन्हें घूरते हुए, जैसे मैं अपनी जगह पर जम गया हूं। रोजालिंड की आंखें पहले नम होती हैं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हैं, सावधानी के साथ दूरी बनाए हुए, इस डर से कि कहीं मैं घबरा ना जाऊं। बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मम्मी ने आखिरकार तुम्हारे घर आने का इंतजार पूरा कर लिया। उनकी आवाज इमोशन से भर जाती है। मैंने सिर से पैर तक साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन कुछ भी मेरे आकर्षक नैन नक्श को नहीं छुपा सकता। एक पैदाइशी दिलफेंक इंसान जैसी पर्सनैलिटी। मेरी बाईं आंख के नीचे वही आंसुओं वाला तिल है जो सिंक्लियर परिवार की तीनों बहनों के पास है, लेकिन मेरा तिल ज्यादा चमकीला और गहरा लाल है। एक नजर में कोई भी कह सकता है कि मुझमें सिंक्लियर परिवार का खून है, क्योंकि मैंने उनकी हर खूबी को पूरी तरह से पाया है। मॉम, मैं अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत महिला को देखता हूँ और धीरे से उन्हें स्वीट कहकर बुलाता हूँ, थोड़ी घबराहट और शर्म के साथ। और मैं तुम्हारा डैड हूँ। अपने बेटे को इतना सीधा देखकर रॉबर्ट भी जल्दी से नजदीक आते हैं। एक आदमी जो आमतौर पर कभी जज्बात नहीं दिखाता, अब उनके चेहरे पर बेसब्री और उम्मीद साफ झलक रही है। डैड, मैं उतना ही प्यारा बना रहता हूँ। अच्छा बच्चा, घर में स्वागत है। शुक्रिया डैड, शुक्रिया मॉम। मैं अपनी नजरें उनके पीछे खड़े तीन लोगों की ओर घुमाता हूँ। चेहरे पर कूल भाव, खूबसूरती ऐसी कि सांसें रुक जाएं। ये तीनों बहनें होनी चाहिए। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, हेलेना जो सबसे बड़ी सिंक्लियर बहन है आगे आती है। वह लंबी है, उसके चेहरे के नैन नक्श बर्फ की मूर्ति की तरह शार्प हैं। नाक ऊंची है, आंख के कोने पर एक साफ टीयर ड्रॉप तिल है और घनी भौहें उसकी काली आंखों को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। उसकी त्वचा वैसी ही ठंडी और पीली है जो बरसों तक ऊंचाई पर रहने से होती है। उसके होठों के कोने कुदरती तौर पर झुके हुए हैं, इसलिए जब वह किसी को देखती है तो एक हल्की सी जांच और दबाव महसूस होता है। जैस्मीन अगली बार बोलती है, मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूँ। उसके होंठ पतले और हल्के रंग के हैं, शरीर दुबला पतला है। वह ऑर्किड की तरह ग्रेसफुल है, शांत और रिजर्व्ड, फिर भी उसमें एक अलग सी ठंडक और दूरी है। जब वह बोलती है तो उसकी आवाज कुरकुरी होती है, हर शब्द जैसे थाली पर गिरते बर्फीले मोती हों, बिना किसी भावना के। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूँ। स्कारलेट अपने रंगे हुए लाल बालों और चंचल अंदाज के साथ हाथ हिलाकर मेरा स्वागत करती है। उसके हिलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वह मुस्कुराती है तो उसके छोटे कुत्ते जैसे दांत उसे जवानी वाली मिठास देते हैं। मैं उन सभी को बारी बारी से नमस्ते कहती हूँ, खुलकर और तमीज से, जिससे मुझे तीनों बहनों से तुरंत बहुत सारी तारीफें मिलती हैं। सिंक्लेयर परिवार के लिए इतना प्यारा बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि तुम यहाँ शुरू से नहीं रही। वरना वह गर्मजोशी वाला माहौल अचानक एक अनजाने पुरुष की आवाज से रुक जाता है। ओह, माफी चाहता हूँ, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं रहा और मैं आपका स्वागत करने के लिए तुरंत नहीं आ पाया। प्यारे बड़े भाई, आप मुझे बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैं आवाज की तरफ देखती हूँ और एक रिफाइंड स्टाइलिश व्यक्ति को धीरे धीरे घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए देखती हूँ। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। जैसे ही वह नजदीक आता है, मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। भले ही वह असली सिंक्लेयर नहीं है, वह अभी भी बहुत हैंडसम आदमी है। हर हरकत में ग्रेस है, वाकई एक एलिट यंग मास्टर का आदर्श नमूना। तो यह जैस्पर है, सिंक्लेयर परिवार का गोद लिया हुआ बेटा, जो मुझसे सिर्फ कुछ महीने छोटा है। हालांकि उसकी बातें माफी मांगने जैसी लगती हैं, पर ऐसा लगता है मानो वह मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी आंखें झुकाकर धीरे से जवाब देती हूँ, यह नाटक बंद करो। स्कारलेट अपनी जबान चटकाती है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे लगता है कि वह मुझसे बात कर रही है। क्या किताबों वाला वह अजीब सा असली बनाम नकली का झगड़ा शुरू हो गया है? बहनें उस छोटे भाई की ज्यादा परवाह करती हैं जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा लाड़ प्यार किया है। भले ही वो उनका अपना खून न हो, पर रिश्ता तो है ही। वो उसे परेशान होते नहीं देख सकते और अपने आप उसी का साथ देंगे। बस ये सब थोड़ा जल्दी हो रहा है। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, जबकि मैंने अपने अगले कदम की प्लानिंग अपने दिमाग में पहले ही कर ली थी। तभी मैं जैस्पर को चिल्लाते हुए सुनता हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है? खुद को इतना जरूरी मत समझो। स्कारलेट के बोलने का अंदाज और भी बेताब हो जाता है। वह जैस्पर से बात कर रही है, मुझसे नहीं।
ये मेरी उम्मीद से थोड़ा अलग है। क्या वे आपस में नहीं बनते? मेरे प्यारे बेटे के घर आने के दिन ही क्या तुम दोनों सच में लड़ोगे? उसे डराओ मत। माँ उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखती हैं। स्कारलेट हल्के से हम कहती है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ जेस्पर खुद को बहुत दुखी दिखाता है। माँ, वह आपका प्यारा बेटा है। क्या मैं नहीं हूं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप हम दोनों को बराबर मानेंगी। जेस्पर, नखरे करना बंद करो। माँ और डैड दोनों थोड़े तनाव में दिखते हैं। एक उनका असली बेटा है जिसके वे सालों से एहसानमंद रहे हैं। दूसरा वो गोद लिया हुआ बेटा है जिसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला है। दोनों ही उनके अपने हैं। जिसका डर था वही हुआ। अगर किसी को बुरा महसूस करना ही है तो अभी के लिए जैस्पर को ही कर लेना चाहिए। मैं नखरे कहाँ कर रहा हूँ? तुमने पहले मुझ पर चिल्लाया। जैस्पर का हैंडसम चेहरा दर्द से भरा हुआ है। इससे पहले माँ हमेशा उसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कभी भी उससे सख्ती से बात नहीं की थी। ठीक है, मम्मी की गलती है। माँ को अचानक कुछ याद आता है। वह जैस्पर को मनाती हैं। फिर मेरी तरफ थोड़ी पछतावे वाली नजर से मुड़ती हैं। स्वीट हार्ट, यह तुम्हारा छोटा भाई है। सालों पहले कोई तुम्हें चुपके से ले गया था। हमने हर जगह तलाश की और तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। दुख ने हमें बीमार कर दिया और तभी हमने जैस्पर को गोद लिया। तुम दोनों सिंक्लेयर परिवार के लिए बहुत अनमोल हो। अब से तुम्हें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। डैड अपनी बात जोड़ते हैं। बोलने के बाद वह ध्यान से मेरे चेहरे के हाव भाव देखते हैं। ज्यादातर लोग यह जानकर कि किसी ने उनकी जिंदगी चुरा ली जो असल में उनकी होनी चाहिए थी, जरूर नाराज महसूस करते। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूं तब भी जैस्पर को बाहर नहीं निकाला जा सकता। सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम एक दूसरे को भाई समझें और शांति से रहें। यह देखकर कि मैं नाराज नहीं दिख रहा हूं, डैड चुपके से चैन की सांस लेते हैं। हाँ, मैं समझ गया। वे मुझे जितना प्यारा और सीधा देखते हैं वे उतना ही ज्यादा मुझे चाहने लगते हैं। जैस्पर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। चिड़चिड़ा और जिद्दी, उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा है। माँ और डैड एक दूसरे को देखते हैं और बात बदल देते हैं। ठीक है, अब सब खड़े रहना बंद करो। ईथन, तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुम्हें भूख लगी होगी। चलो पहले खाना खाते हैं। उन्होंने पहले ही स्टाफ को बहुत सारे पकवान तैयार करने का आदेश दे दिया था। मेरी पसंद न जानने के कारण उन्होंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा इंतजाम कर लिया था। ये अचानक मिला नया निकनेम मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कहता। पूरा परिवार आराम से बैठ जाता है। ये देखकर कि मैं चॉपस्टिक्स उठाने से मना कर रहा हूँ। मम्मी और पापा को लगता है कि मैं बस शर्मीला हूँ। ईथन, अपने ही घर में इतने नियम नहीं होते। बस जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। आखिर तुम सबसे पावरफुल एलिट परिवार में से एक हो। देश के परिवारों में सिंक्लेयर्स के पास असल में काफी नियम हैं, लेकिन मेरी स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए वे मेरे लिए रियायत देने को तैयार हैं। जैस्पर तंज कसते हुए बीच में बोलता है। इसे शायद खाने पीने का सलीका भी नहीं पता होगा और इसे शर्मिंदा होने का इतना डर है कि ये चॉपस्टिक्स उठाने से भी डर रहा है। क्यों ना मिसेज प्रेस्कॉट को इसे पहले सिखाने दे। मिसेज स्प्रॉट सिंक्लेयर परिवार की हाउसकीपर हैं, हेड बटलर की पत्नी स्टर्लिंग प्रेस्कॉट जेस्पर। मम्मी उसे चेतावनी भरे अंदाज में देखती हैं। उन्हें साफ पता है कि घर से दूर इन सालों में मैंने बहुत दुख झेले हैं और ये यहाँ मेरी दुखती रग पर हाथ रख रहा है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। जेस्पर ढिठाई से जवाब देता है, ये सच ही तो है। क्या मुझे ये बोलने की इजाजत नहीं है? जो इंसान स्लम से आया हो उसने शायद अपनी जिंदगी में कभी इतनी अमीरी देखी नहीं होगी। तुम अपनी हद से ज्यादा बाहर जा रहे हो। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाओ। ठीक है, तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इथन, जैस्पर आमतौर पर ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता आज इसे क्या हो गया है। दिल पर मत लेना। ये हमारी गलती है कि हमने इसे पहले से ठीक से तैयार नहीं किया। जिस वजह से तुम्हें बुरा लगा। जैस्पर सच में समझदार बच्चा है, तुम खुद देख लोगे। मैं बाद में आज के बर्ताव के बारे में उससे बात करूंगी। बस उसे इग्नोर करो। ईथन, वो वाकई बहुत बदतमीज है। स्कारलेट बीच में बोलती है। उसके चेहरे पर थोड़ी नफरत है। मैं समझदारी से जवाब देता हूँ। पापा, मम्मी, बहनों, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ मेरी अचानक वापसी से वो थोड़ा प्यार बंट गया जो पहले सिर्फ उसे मिलता था। उसका नाराज होना जायज है। मैं इतनी समझदारी से बोलता हूँ कि उनका दिल टूट जाता है। बेवकूफ लड़के, ये तो हमेशा से तुम्हारा ही होने वाला था। हम ही हैं जिन्होंने उसे सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ दिया है। मम्मी और पापा एक साथ आ भरते हैं। मैं आराम से थोड़ा खाना खाता हूँ, फिर पेट भर जाता है। मैं चुपचाप अपना फोन निकालता हूँ, अपनी मैसेजिंग ऐप खोलता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे अजीब सा अवतार ढूंढ लेता हूँ। तुमने मुझे कैसी वाहियात सलाह दी थी? बिल्कुल बेकार। तुम्हारी सैलरी कटेगी। वापस लाए जाने से पहले मैंने बहुत सारी ओवर द टॉप एलिट फैमिली ड्रामा वाली किताबें पढ़ ली थी। मैं पूरे परिवार से अकेले निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैस्पर को छोड़कर सिंक्लेयर परिवार में बाकी सब ठीक लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता बॉस। वो अल्टीमेट प्लेबुक थी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी काम न करे। एक शब्द भी काम का नहीं था। फिर मैं तुरंत उस अकाउंट को अभी के लिए ब्लॉक कर देता हूँ। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो पाता हूँ कि परिवार के हर सदस्य की नजर मुझ पर है। ईथन, तुम्हारा फोन किस ब्रांड का है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। ये काफी अलग दिखता है। एक दोस्त ने इसे बनाया है। यह अभी तक बाजार में नहीं आया है। मैंने सच बोल दिया। वे इसे कुछ खास नहीं समझते, बस इसे कोई छोटी मोटी ब्रांड मान लो। उनमें से किसी ने भी मेरे पास्ट के बारे में नहीं पूछा। उन्हें डर है कि शायद इससे पुरानी बुरी यादें ताजा हो जाएं। वे जो कुछ भी जानना चाहते हैं
वे धीरे धीरे खुद पता लगा सकते हैं या फिर वे तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक मैं उन्हें सब कुछ खुद बताने के लिए तैयार ना हो जाऊं। मेरी जिंदगी जरूर बहुत मुश्किलों से भरी रही होगी और अब वे इसकी भरपाई करेंगे। ईथन, क्या तुम्हारा पेट भर गया? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। डैड, मॉम और तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार रखे हैं। मॉम ने बात आगे बढ़ाई। फिर पूरा परिवार ऊपर की ओर चल पड़ता है। तुम्हारी बहनें चौथी मंजिल पर रहती हैं। तुम और जैस्पर 5वीं मंजिल पर रहोगे। 5वीं मंजिल पर जो कमरा पसंद हो ले लो। कल हम किसी को बुलाकर इसे बिल्कुल तुम्हारी पसंद के हिसाब से फिर से सजा देंगे। ठीक है मॉम। जैसे ही मैं इधर उधर देखने ही वाला होता हूँ, एक दरवाजा अचानक खुल जाता है। यह जैस्पर है। वह अपने आसपास के कमरों की तरफ इशारा करता है। ये वाला मेरा प्राइवेट म्यूजिक रूम है, वह वाला मेरा स्टडी रूम है, और वे मेरे शतरंज खेलने का कमरा और पेंटिंग स्टूडियो हैं। ओ, एक और बात, मेरे कमरे के ज्यादा करीब कोई कमरा मत चुनना। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वे जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर लेता है। मैं हैरान होकर उसके बर्ताव को देखता हूँ। एक गोद लिया हुआ बेटा, ठीक उस पल जब परिवार का असली वारिस मिल गया हो, फिर भी इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। उसे यकीनन बहुत सिर पर चढ़ाया गया है। मैंने दुखी होने का नाटक किया। डैड, मॉम, लगता है जैस्पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। शायद मुझे किसी गेस्ट रूम में ही रुक जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम पहले कमरा चुनो। हम आज रात उसे सबक सिखाएंगे। उनकी बात मानते हुए मैं बेझिझक एक कमरा चुन लेता हूँ और डैड, मॉम और बहनों के दिए गए तोहफे खुशी खुशी रख लेता हूँ, जिनमें 2 कार्ड भी शामिल हैं जिनमें लाखों की रकम है। आखिरकार ज्यादा पैसे मिलने की शिकायत कौन करता है? उस रात जैसा उन्होंने वादा किया था, रॉबर्ट और रोजलिंड जैस्पर को सुधारने जाते हैं, जबकि मैं आसपास घूमकर माहौल को समझने लगता हूँ। जैस्पर के कमरे के अंदर रॉबर्ट और रोजलिंड सख्त चेहरों के साथ उसकी ओर देखते हैं। जैस्पर, तुम्हारा आज का बर्ताव बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं था। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम ईथन को अपने सगे भाई की तरह मानोगे, है ना? जैस्पर उन दोनों के लिए एक एक गिलास पानी डालता है। वह काफी शांत था। चिंता मत करो डैड, मॉम, वह आपका अपना बेटा है। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन एक परिवार में अगर कोई अच्छा बनने का नाटक करे तो किसी और को बुरा बनना ही पड़ता है। ईथन अभी अभी आया है और उसे यहाँ डर लग रहा है। अगर मैं उसे थोड़ा परेशान करूं और आप दोनों उसका साथ दें, तो क्या इससे आप लोगों की नजर में और बेहतर नहीं बनोगे? इससे वह आप पर जल्दी भरोसा करने लगेगा। इससे उसे थोड़ी समझ आएगी, ताकि वह नादानी में यह न सोचे कि घर आने का मतलब सब कुछ सुरक्षित है। वह सिंक्लेयर परिवार में टिके रहने के लिए बहुत नाजुक है। जैस्पर की आंखें धीरे धीरे तेज और गंभीर हो गई हैं और अब उसमें वैसी चिड़चिड़ाहट नहीं है जैसी उसने पहले मेरे सामने दिखाई थी। ठीक जैसा वह कहता है, उसे मुझसे कोई नफरत नहीं है। शुरुआत से ही उसे अपनी स्थिति का पूरा अंदाजा था और उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि सिंक्लेयर परिवार का असली वारिस एक न एक दिन मिल ही जाएगा। सिंक्लेयर परिवार दूसरे बड़े खानदानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ स्वार्थ सबसे ऊपर है। यह सच्चाई इस परिवार के हर सदस्य की रगों में है। वह बेकार की जलन में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा। वह जानता है कि केवल असली ताकत ही इस परिवार में अस की जगह उसकी जगह पक्की कर सकती है, और उसके सालों की मेहनत को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छीन सकता जो अचानक कहीं से आ गया हो। रॉबर्ट और रोजलिन ने बहुत सोच समझकर उसे चुना और बड़ी मेहनत से पाला है। वे उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं सिंक्लेयर परिवार के लिए बस एक शोपीस हूँ। मैं उसकी जगह के लिए कोई खतरा नहीं हूँ। रॉबर्ट और रोजलिंड एक दूसरे को देखते हैं और आ भरते हैं। ईथन हमारे सिंक्लेयर परिवार की सबसे कीमती चीज है और हमारे पास उसे इन सब चीजों से दूर रखने की ताकत है, इन तमाम खतरनाक चीजों से दूर। वह हमारा छोटा राजकुमार कहलाने के लायक है, जिसे हम आंखों पर बिठाकर रखें और वह बेफिक्र होकर जिए। यही सबसे बड़ा प्यार है जो हम उसे दे सकते हैं। पहली बार जब उन्होंने मुझे देखा, तभी उनका दिल खुश हो गया था। मैं न तो घमंडी हूँ और न ही बेचैन, न दब्बू हूँ और न ही अकड़ू, और मुझमें वैसी कोई गंदी आदत नहीं है। इतने बड़े और ताकतवर परिवार में पहली बार जाने पर भी मैंने डर या लालच नहीं दिखाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि झुग्गी झोपड़ियों में पला बच्चा इतना शालीन कैसे हो सकता है, लेकिन वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सिंक्लेयर खानदान का खून ही ऐसा है। तुमने हमेशा अपनी हदें जानी है, इसलिए हम और कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन डैड, मॉम और तीनों बहनें जल्दी निकल जाते हैं। वे सभी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। कल मेरा स्वागत करने के लिए उन सबका पूरा एक दिन निकाल लेना वाकई बड़ी बात है, और यह दिखाता है कि वे मुझे कितनी अहमियत देते हैं। इसलिए आज उन सबको अपना पेंडिंग काम निपटाना है। मेरे साथ घर पर रहने और मुझ पर नजर रखने की जिम्मेदारी जैस्पर को दी गई है। वे मुझसे माफी मांगते हुए इसकी वजह बताते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ घर के मेन हिस्से में ही रहूं। किसी भी जरूरत के लिए मुझे जैस्पर या स्टर्लिंग को बुलाना चाहिए, और फिर वे एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। जैस्पर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह मुझे अच्छी तरह नहीं देख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे लग रहा है कि वह खाली बैठा है। उसके पास भी करने के लिए असली काम है। ठीक है, उसके पास एक फालतू इंसान की रखवाली करने का समय कहाँ से आएगा? सुनो, तुम कहीं बाहर मत जाना। बस अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहो। मुझसे भी कुछ मत मांगना। मेरा समय बहुत कीमती है। लेकिन डैड और मॉम ने तुमसे मेरी सुरक्षा करने को कहा है। मैंने मासूमियत से कहा, सुरक्षा? तुम एक बड़े इंसान हो, तुम्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है? जैस्पर, बेशक वह जानता है कि मुझे इसकी जरूरत है। वह बस जानबूझकर ऐसा कह रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में रहो। घूमने का क्या मतलब है? तुम मेरा साथ तो दोगे नहीं। अकेले रहने में क्या मजा है? जैस्पर मजाक उड़ाता है। सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तब मैं मम्मी और डैड का इकलौता बेटा बन जाऊंगा। मैं मासूम सी मुस्कान देता हूँ। मम्मी और डैड तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। मुझे किस बात का डर होना चाहिए? उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और वह मुझे गहरी नजर से देखता है। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अफसोस कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना चला जाता है। मैं उसके जाने के बाद उसे सोच समझकर देखता हूँ। मैं खाली नहीं बैठता। मैं सिंक्लेयर एस्टेट के नक्शे को समझने की कोशिश करता हूँ। फिर परिवार के बारे में जानने के लिए स्टर्लिंग को ढूंढता हूँ। हर वो जानकारी जो मैं जुटा सकता हूँ। यहाँ आने से पहले ही मैंने सिंक्लेयर परिवार की सभी फाइलें देख ली थी, लेकिन मैं फिर भी इसे स्टर्लिंग से सुनना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि सिंक्लेयर परिवार मुझे क्या बताना चाहता है। स्टर्लिंग के जवाब बहुत घुमा फिराकर होते हैं। वह मुझे केवल ऊपर ऊपर की बातें बताता था, जो आप आसानी से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल सवाल आता है वह उसे टाल देता है या साफ साफ मुझसे कहता है, यंग मास्टर ईथन, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको अभी सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा जानना आपके लिए ठीक नहीं है। जानकारी जुटाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आता हूँ और आराम करने के लिए आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाता हूँ। मैं स्टर्लिंग की बातों के बारे में सोचता हूँ। सिंक्लेयर परिवार का कानून के हर तरफ दबदबा है। मेरी माँ रोजलिंड अभी सिंक्लेयर ग्रुप की सीईओ हैं और वह खुद एक बड़े खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी। हालांकि उनका परिवार आज सिंक्लेयर जितना बड़ा तो नहीं है, फिर भी वे 100 साल पुराना राजवंश हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। साथ मिलकर यह जोड़ा ग्रुप को कंट्रोल करता है। लोग उनसे डरते हैं। मेरी 3 बहनें भी उतनी ही काबिल हैं, हर एक अपनी ताकत के साथ। और जैस्पर, जिसे बहुत सावधानी से तैयार किया गया है, सिंक्लेयर ग्रुप का चेहरा है। वह सिंक्लेयर परिवार का सार्वजनिक चेहरा है। संगीत, शतरंज, लिखने और पेंटिंग में माहिर और इन सबसे ऊपर सोशल नेटवर्किंग का उस्ताद है। राजधानी के कुलीन युवाओं की दुनिया में उसकी बहुत धाक है। उसने परिवार को बहुत फायदा पहुंचाया है। मेरी आंटी बियांका भी हैं, जो साल भर विदेश में रहती हैं। वह विदेशी कामकाज संभालती हैं। उनका स्वभाव आजाद और बेबाक है और उन्हें पारिवारिक पावर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सबको देखते हुए मैं वास्तव में पूरे सिंक्लियर परिवार में इकलौता बेकार इंसान हूँ। मैं क्या करूँ? बहुत दबाव महसूस हो रहा है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और कैजुअली कैपिटल फोरम को स्क्रॉल करता हूँ। ताज़ा और सबसे हॉट न्यूज़ मेरे बारे में ही है। सिंक्लेयर परिवार के असली वारिस के आने से हाई सोसाइटी में भारी हलचल मच गई है। ऐसा लगता है कि हजारों आंखें चुपके से सिंक्लेयर परिवार पर टिकी हैं, मुझ पर टिकी हैं। हर कोई, खासकर मुझे और जैस्पर को, बेवकूफ बनते देखना चाहता है। आखिरकार मेरे वापस आने से पहले जैस्पर की पोजीशन एकदम पक्की थी, पूरे सर्कल में सबसे शानदार आदमी। लेकिन अब जब असली वाला आ गया है तो क्या इससे अंदरूनी लड़ाइयां नहीं शुरू होंगी? और ये असली वाला वो है जो झुग्गियों में पला बड़ा है, फिर भी अपनी खून की वजह से जैस्पर से आगे है। तुलना तो होनी ही है। स्पॉटलाइट के नीचे लॉकवुड परिवार भी है। लॉकवुड परिवार सिंक्लियर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोनों ही कैपिटल के 100 साल पुराने बड़े बिजनेस घराने हैं, बस थोड़े कम दिखावे वाले हैं। रेपुटेशन में सिंक्लियर से थोड़ा नीचे। सालों से दोनों परिवारों के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। इस जनरेशन तक आते आते आपसी फायदे के लिए परिवारों ने शादी की बात पक्की कर ली, तो मेरे पैदा होते ही दोनों घरों ने तुरंत सगाई पक्की कर दी। शायद इसीलिए किसी को डर लगा। वो इन दो ताकतों को एक होते नहीं देखना चाहते थे और मुझे किडनैप करने की साजिश रची ताकि रिश्ता टूट जाए। तो सिंक्लियर परिवार को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। अपने असली बेटे को ढूंढने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने जैस्पर को सावधानी से चुना और गोद ले लिया। जैस्पर ने खुद को साबित किया। सालों से लॉकवुड परिवार ने उसे अपना होने वाला दामाद मान लिया है। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ, सब कुछ बदल गया है। क्या रिश्ता अभी कायम है? कौन किससे शादी करेगा? नतीजा चाहे जो भी हो, ये बहुत बड़ा बदलाव तो लाएगा ही। सिर्फ ये सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कौन है? मैं अपना फोन बंद करता हूं और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता हूं। ये मैं हूं और कौन? प्यारे भाई, या तुम किसी और के आने की उम्मीद कर रहे थे? जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, मुझे जैस्पर का हैंडसम, सुलझा हुआ चेहरा दिखता है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका टोन फ्रेंडली नहीं है। क्या तुम्हें व्यस्त नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हारे पास मेरे पास आने का समय है? जैस्पर झट से जवाब देता है। तुम्हें क्या लगता है मैं आना चाहता हूं? एक जरूरी मेहमान आए हैं और उन्होंने खास तौर पर तुमसे मिलने को कहा है। जब हम पहली मंजिल पर मेन हॉल में पहुंचते हैं तो मैं तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को सोफे पर आराम से बैठे हुए देख लेता हूं। नमस्ते ग्रेट अंकल बर्नार्ड। मैं प्यार और इज्जत से उनका अभिवादन करता हूं। अच्छे बच्चे, आओ मेरे पास बैठो। जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो उनका चेहरा अचानक एक दयालु मुस्कान में बदल जाता है। उसकी आंखें लगभग बंद हो गई हैं, खासकर तब जब उसने मेरा चेहरा साफ देखा। उसकी आंखों में छिपी चालाकी साफ दिख रही है। तो तुम्हारी घर वापसी के जश्न के लिए मैं आज एक खास तोहफा लाया हूं। अब हम सब एक परिवार हैं, तो हमें एक दूसरे से अक्सर मिलते रहना चाहिए।
जैसे ही बर्नार्ड अपनी बात खत्म करता है, उसके पीछे खड़ा व्यक्ति आगे आता है और मेरी तरफ एक डिब्बा बढ़ाता है। मैं ध्यान से उसे ले लेता हूँ। हम तीनों इधर उधर की बातें करते हैं। फिर बर्नार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैंने लड़के को देख लिया, तोहफा दे दिया है, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। वह धीरे से उठता है और दरवाजे की तरफ चलता है, लेकिन उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। इथन, क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे? जैसे ही मैं चलने वाला होता हूँ, जैस्पर मुझसे पहले पहुंच जाता है और बर्नार्ड की तरफ चला जाता है। ग्रेट अंकल, इसे तमीज नहीं पता है, मुझे करने दीजिए। मुझे अभी याद आया कि मेरे ट्रंक में कुछ ऐसा है जो ईथन पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ आकर उसे ले ले। जैस्पर भी मुस्कुरा रहा है, उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी है। क्या मैं उसके लिए लाकर नहीं दे सकता? क्या ऐसा नहीं है? क्या बात है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसका तोहफा चुरा लूंगा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। जैस्पर बर्नार्ड को बाहर तक छोड़ने जाता है। कौतूहल में मैं थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलता हूँ। आधे रास्ते में मुझे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जैसे कोई दो परछाइयां मेरा पीछा कर रही हों। लेकिन मैं कुछ भी जाहिर किए बिना आगे बढ़ता रहता हूँ। आखिरकार इस घर में मुझे बस एक सीधा सादा निकम्मा नौजवान मास्टर ही तो बनना है। जानलेवा खतरा और करीब आता जा रहा है। मैं चाहकर भी तनाव महसूस करने से नहीं रुक पा रहा। मैं साफ महसूस कर सकता हूँ कि कोई तेज हथियार मेरे सिर के पीछे आ रहा है। ऐन मौके पर मेरी दाईं ओर से एक लकड़ी का तख्ता अड़कर आता है, जो मेरी पीठ को छूते हुए गुजरता है, छिपे हुए हथियार को रोक देता है, फिर घूमकर मेरी बाईं ओर फूलों की क्यारी में जा गिरता है। मैं आवाज की तरफ मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि एक बड़ा भेड़िया कुत्ता मेरे पीछे से दौड़ता हुआ निकला है। वह छलांग लगाकर फूलों की क्यारी में जाता है, अपने जबड़ों में वह तख्ता उठाता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। उसका चेहरा काफी डरावना है और जिस तरफ वह गया है वहां एक साया भी शायद अभी अभी तेजी से गुजरा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, स्टर्लिंग अचानक मेरे सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर माफी के भाव हैं। मुझे माफ करें यंग मास्टर ईथन, मैं बस रेक्स को ट्रेनिंग दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं और गलती से आपको लगभग चोट पहुंचा दी। कृपया मुझे माफ करें। रेक्स, वह भेड़िया कुत्ता अभी वाला। हाँ, स्टर्लिंग शांति से जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा हैरान है। यंग मास्टर ने रेक्स को देखकर जरा भी डर नहीं दिखाया। ऐसी राजधानी के बाकी किसी भी रईस यंग मास्टर के तो अब तक घुटने कांपने लगे होते। उसका आखिरी मानना यह है कि यह वाकई मास्टर और मैडम का अपना खून है। सब ठीक है। सच कहूं तो यह काफी दिलचस्प है। एक बटलर का इतनी जबरदस्त स्किल्स रखना वाकई में कोई आम बात नहीं है। तभी मुझे एक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, खास तौर पर किसी आदमी के दर्द से कराहने की तेज चीख जो कानों में चुभ रही है। स्टर्लिंग, वहां वो कैसी आवाज है? मैं उत्सुकता से पूछता हूं और उस तरफ दो तीन बार देखता हूं। स्टर्लिंग चुपचाप मेरी नजरों के बीच आ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये शायद नौकर होंगे जो अंदर रेक्स को ट्रेनिंग देने में मदद कर रहे हैं। उसे और हैरानी होती है, वह आवाज बहुत दूर से आ रही है, इतनी दूर कि उसे भी मुश्किल से सुनाई दे रही है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर ईथन इतने शार्प हैं। क्या मैं अगली बार जाकर देख सकता हूँ? यंग मास्टर जैस्पर को अब तक गिफ्ट मिल गया होगा और वो आपके पास वापस आ रहे हैं। मैं हैरानी का नाटक करता हूँ। स्टर्लिंग अभी वहां था नहीं, फिर भी उसे इतनी सही जानकारी है। उस वक्त वह न तो मेन हॉल में था और न ही एंट्रेंस के पास। स्टर्लिंग का चेहरा एक पल के लिए सख्त होता है, फिर जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। मैंने अपनी पत्नी से सुना, ठीक है स्टर्लिंग, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं यंग मास्टर, मुझे अभी भी रैक्स की ट्रेनिंग जारी रखनी है। मैं सिर हिलाता हूँ, मुड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। स्टर्लिंग मेरी पीठ देखता है और राहत की सांस लेता है। फिर उसकी आंखें तुरंत ठंडी और तेज हो जाती हैं और वह उल्टी दिशा में चला जाता है। मैं कुछ ही कदम चला हूं कि जैस्पर वापस आते हुए मिल जाता है। उसके हाथ पूरी तरह खाली हैं। जैस्पर, गिफ्ट कहाँ है? ग्रेट अंकल ने कहा था कि वो मुझे देंगे। तुमने उसे अपनी जेब में तो नहीं रख लिया? मैं हैरानी और दुख का नाटक करता हूँ। मेरी हैसियत क्या है? क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है? मैं तुम्हारे उस छोटे से खिलौने के लिए क्यों चाहूंगा? वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह पाता। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वह उसे जोर से झटक देता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे गलत याद था। ट्रंक में कभी कुछ था ही नहीं। उसने मुझे बिना बात के वहां चक्कर लगवाए, शायद जानबूझकर मुझे वहां से दूर भेजने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े लोमड़ी का दिल बहुत खराब है। कोई नहीं जानता कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। ये तो बहुत दुख की बात है। खैर, अगर और कुछ नहीं है तो अपने कमरे में वापस जाओ, बाहर घूमना बंद करो। अब जब उसने उस मुसीबत को विदा कर दिया है तो उसे अपने बाकी काम संभालने हैं। क्या यह मेरा घर नहीं है? तुम इसे बाहर क्यों कह रहे हो? क्या मैं टहल भी नहीं सकता? मैं शांति से पलटकर पूछता हूँ। अभी नहीं। जैस्पर कुछ ऐसा कहता है जो अजीब तरह से रहस्यमयी है। इस घर में अभी बहुत सारी जगहों को साफ नहीं किया गया है। वहाँ कीड़े, सांप, चूहे और तरह तरह के खतरनाक जीव हैं। मम्मी और पापा ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो कुछ चीजों को रहने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं ऐसे सिर हिलाता हूँ जैसे मुझे आधा समझ आ गया हो और चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ। बर्नार्ड पूरे रास्ते चेहरे पर उदासी लिए रहता है, खासकर जब वह अपने विला में पहुंचता है। उसके भरोसेमंद आदमी जमीन पर एक लाइन में घुटनों के बल बैठे हैं। आज की तीनों में से एक भी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई
और इस चक्कर में हमारे 2-3 आदमी मारे मारे गए। बर्नार्ड अपनी मेज पर सीधे बैठ गया। हमारी पोल खुल गई है। अब से ईथन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होगा। काफी देर बाद वह बड़बड़ाता है। उसके गार्ड्स घुटनों के बल बैठे रहते हैं। उनके पैर सुन्न हो रहे हैं, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। उस जस्पर नाम के लड़के ने वाकई मुझे हैरान किया है। बार बार मेरी प्लानिंग खराब कर रहा है। असल में मेरे मुकाबले बर्नार्ड जिसे सच में खत्म करना चाहता है वो जस्पर है। जब जस्पर को सिंक्लेयर परिवार में लाया गया था तो वह बहुत सीधा साधा और मासूम दिखता था, जिसे कंट्रोल करना आसान लगता था। इसलिए बर्नार्ड ने 3 साल जस्पर का भरोसा जीतने में लगाए। अगला दशक काफी आसानी से गुजरा। इसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। ठीक जब वह जस्पर को अपनी कठपुतली व सिंक्लेयर परिवार पर हमला करने ही वाला था, जस्पर ने उसे अच्छा सबक सिखाया। बर्नार्ड, जो सालों से शातिर बना हुआ था, पहली बार गलत साबित हुआ। वह लड़का तो पूरी तरह से भेस में छिपा हुआ भेड़िया निकला। उसे इतने समय से उस लड़के ने बेवकूफ बनाया था। रॉबर्ट और रोजलिंड में सचमुच टैलेंट है, ऐसे बच्चों को पालना जिन्हें संभालना मुश्किल है। और अब ये नया वाला जिसे वह गंवा नहीं सकता। ठीक है, तुम सब उठो। बर्नार्ड जमीन पर बैठे लोगों की तरफ इशारा करता है। आओ, तुम सब एक एक सुझाव दो। अब हमें क्या करना चाहिए? अगली बार कोई दबी आवाज में पूछता है, क्या हम सिर्फ यंग मास्टर ईथन को निशाना बना रहे हैं या यंग मास्टर जस्पर को भी? दोनों को, असली वारिस हो या नकली, किसी एक को तो गिरना ही होगा। उनके आपसी रिश्ते को देखते हुए उन्हें अलग करना मुश्किल नहीं होगा, खासकर ईथन जो जस्पर जितना चतुर नहीं है। डिनर पर रॉबर्ट और बाकी 4 लोग जो काम से अभी लौटे हैं, दिन भर क्या हुआ यह जस्पर से सुनने के बाद उन सबके चेहरे उतर जाते हैं। टेबल पर माहौल अचानक से भारी हो जाता है। लगता है अब से हमें हर वक्त किसी न किसी को उसके साथ रखना होगा। आज तो वो बूढ़ा हरामी था, कौन जानता है कि कल ईथन के आसपास किस तरह के नीच लोग मंडराएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हर पल उसके पीछे भी नहीं चल सकते। बस हमारे आदमियों को वापस बुला लो और उसकी सुरक्षा के लिए एक टीम लगा दो। जस्पर का चेहरा सबसे शांत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें उसे धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल की रफ्तार के साथ ढलने देना होगा। मैंने दोपहर में थोड़ी देर आराम किया था, इसलिए नीचे आने में थोड़ी देर हो गई। डैड, मॉम, सिस्टर्स, जस्पर, देर के लिए माफी। आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सबको हेलो बोला और अपनी जगह बैठ गया। मेरा बर्ताव साफ तौर कल जब मैं पहली बार आया था उससे काफी रिलैक्स्ड है, कुछ खास नहीं। क्या तुम घर में सही से सेटल हो रहे हो? बहुत अच्छे से। जस्पर भी मेरे साथ अच्छा है। इतना सुनते ही जस्पर ने ठंडी आह भरी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे देखने की कोशिश भी नहीं की। यह अच्छी बात है। तुम और तुम्हारा भाई एक जैसे हो, इसलिए तुम दोनों के लिए एक दूसरे से बात करना आसान है। हम जस्पर से कहेंगे कि वह तुम्हें हर चीज में और शामिल करे। माँ, आप जानती हैं कि मैं कितनी बिजी हूँ। आप मेरे लिए और काम बढ़ा रही हैं। यह काम तो आपको करना चाहिए। अपने भाई का ठीक से ख्याल रखने में क्या बुराई है? तुम इसमें भी बहाने बना रही हो। क्या तुम अभी भी एक सिंक्लेयर हो या नहीं? स्कारलेट ने पलटकर जवाब दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी एक सिंक्लेयर हो। तुम हर दिन उसकी देखभाल क्यों नहीं करती? स्कारलेट ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। लेकिन मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करती हूँ। माँ और डैड से जाकर पूछो कि क्या वे चाहेंगे कि मैं अपने भाई को कैमरों के सामने घसीटती फिरूं। जैस्मीन ने अपना चश्मा ठीक किया। मैं सारा दिन अस्पताल और रिसर्च सेंटर के बीच बिताती हूँ। वह मेरे साथ हर जगह नहीं जा सकता, इससे उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। हेलिना ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। अगर ईथन चाहे तो मेरे साथ आ सकता है, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये उसके लिए मुश्किल होगा। रॉबर्ट, परिवार के मुखिया, आखिरकार बोले, बिल्कुल, ईथन का तुम्हारे साथ रहना सबसे अच्छा है। जब भी तुम्हारे पास समय हो उसे साथ ले जाओ और धीरे धीरे उसे अपने ग्रुप में शामिल करो और उससे कोई परेशान नहीं करना चाहिए। अपने भाई का ख्याल रखना, समझी? ठीक है, जैस्पर ने अनमने ढंग से जवाब दिया। परिवार धीरे धीरे खाना शुरू करता है। खाना खाने के बीच में रोजालिंड ने धीरे से पूछा, ओ वैसे ईथन, क्या तुम कभी विदेश में स्कूल गए हो? मैंने सिर हिलाया, फिर ना में सिर झुका दिया। मैंने कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की और मैं कभी किसी असली स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरे पास काफी टीचर थे। मेरी बेसिक पूरी होनी चाहिए। मेरे जवाब पर सिंक्लेयर परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोजालिंड ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, तो ईथन, क्या तुम राजधानी की सबसे बेहतरीन एकेडमी में जाना चाहोगे? वहां पढ़ाई का बोझ बहुत हल्का है। यह मुख्य रूप से मेलजोल और मौज मस्ती के लिए है। यह तुम पर है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो भी ठीक है। परिवार के लिए जैस्पर का होना ही काफी है। अगर उनका अपना बेटा बिना कुछ किए जिंदगी बिताना चाहता है तो यह पूरी तरह ठीक है। क्या जैस्पर भी उस एलिट एकेडमी में है? वह, उसका नाम बस लिस्ट में है। वह शायद ही कभी वहां जाता है। एकेडमी के पास अब उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी पल जैस्पर ने ऊपर देखा। उसका लहजा हल्का था। मैं बस कभी कभार चीजें मैनेज करने के लिए वहां चला जाता हूँ। वे यंग मास्टर्स और यंग लेडीज वहां बहुत लड़ते हैं। उसके शब्द बस दिखावा थे। सिर्फ इसी से आप उनके बीच उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर जैस्पर नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने अपना सिर हिलाया। जैस्पर मुझे घूरने लगा। क्या तुम अभी अभी वापस आए हो और अभी से मुझसे मुकाबला कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो ये तय हो गया। अगर ईथन नहीं जाना चाहता तो उसे जाने की जरूरत नहीं है। रोजालिंड ने अपना गला साफ किया और सीधे काम की बात पर आई। ईथन, एक और बात है। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी। क्या बात है माँ?
यह लॉकवुड परिवार के साथ हमारे परिवार द्वारा 10 साल पहले किए गए एक शादी के समझौते के बारे में है। तुम दोनों अब सही उम्र के हो और इस सगाई को जल्द ही पूरा करने की जरूरत है। गठबंधन अभी भी तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। बेशक अगर तुम वाकई नहीं चाहते तो हम इसे कैंसिल करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। मैं दांव पर लगी चीजों को पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं अनजान बनने का नाटक करती हूँ। हाँ या ना कहने के बजाय मैं जैस्पर की तरफ देखती हूँ। जैस्पर, तुम्हें लॉकवुड परिवार की बेटी क्यों पसंद नहीं? जैस्पर एक हल्की सी आवाज निकालता है। मेरा कोई खास शौक नहीं है। मैं बस पावर की तरफ बहुत खिंचा चला जाता हूँ। लॉकवुड परिवार की वो ट्रॉफी गर्ल, सच कहूं तो मैं उसे कुछ खास नहीं समझता। मैं अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाती हूँ। पावर की तरफ खिंचाव है ना, दिलचस्प है, लेकिन वो लॉकवुड परिवार की बड़ी बेटी को ट्रॉफी गर्ल कहता है, जो मेरे पास मौजूद जानकारी से बिल्कुल अलग है। सच में एक ट्रॉफी गर्ल नामुमकिन। तुम ऐसा क्यों कहते हो? जैस्पर हंसता है। हम लॉकवुड परिवार के मुखिया की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी विवियन लॉकवुड है। लॉकवुड परिवार की इज्जत के लिए बड़े लोग उसे बड़ी तमीज से क्राउन प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके मजाक और शिकायतों की कोई कमी नहीं है और वो कभी निराश नहीं करती, क्योंकि वह राजधानी की मशहूर सिरफिरी और बिगड़ी हुई वारिस है। तुम यकीन नहीं करोगे कि वह क्या क्या करती है। 10 साल की नहीं करोगे कि उसने फैसला किया कि फैमिली जेट बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लगता है, इसलिए उसने स्ट्रीट आर्टिस्ट को बुलाकर पूरे प्लेन पर काले और सफेद रंग की खोपड़ियां बनवा दी, जिसकी वजह से लॉकवुड परिवार के मुखिया को एक बड़ी मीटिंग से पहले कमर्शियल फर्स्ट क्लास में सफर करना पड़ा। 15 साल की उम्र में उसे पैट्रिक हॉल में घुटनों के बल बैठने की सजा मिली। उसने वहां पुरानी मेज के सामने एनीमे फिगर्स की एक पूरी कतार लगा दी, ये कहते हुए कि यह पूर्वजों का मनोरंजन करने के लिए था, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। 16 साल की उम्र में एक अनजान अकाउंट का इस्तेमाल करके उसने पोस्ट किया कि लॉकवुड रियल एस्टेट डूबने वाला है, जिससे शेयर गिर गए और दोनों परिवारों के बीच का गठबंधन लगभग टूट ही गया था। लॉकवुड परिवार के मुखिया ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो उसने तुरंत पलटकर अपने ही परिवार के गंदे राज पॉकेट मनी के लिए अखबारों को बेच दिए। 17 साल की उम्र में उसने अपने पिता से मिले पैसों का इस्तेमाल करके एक नाइट क्लब खोला। उसका नाम लॉकवुड ग्रेव रखा और उद्घाटन के दिन ताओवादी पुजारियों को पूजा के लिए बुलाया, यह दावा करते हुए कि यह खास तौर पर उसके पिता की किस्मत खराब करने के लिए बनाया गया था। बिना लाइसेंस के चलने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। आखिरकार 20 साल की उम्र में लॉकवुड परिवार वाले और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे विदेश भेज दिया। जाहिर वह अब वापस आ रही है। मेरे पास उसकी ऐसी कारनामों की पूरी लिस्ट है। और सुनना चाहोगी? मेरे मुंह का कोना हल्का सा फड़कता है। ये लॉकवुड परिवार की लड़की वाकई कुछ खास है। अगर दो बेटियां हैं और बड़ी वाली इतनी बड़ी मुसीबत है, तो छोटी वाली को वारिस क्यों नहीं घोषित कर देते? लॉकवुड परिवार की दूसरी बेटी सेरेना लॉकवुड जन्म से ही कमजोर और बीमार रही है और उसे वारिस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करती है, अक्सर उसकी गलतियों को सुधारने के लिए आगे आ जाती है। अब सोचती हूं तो लगता है ऐसी बहन के साथ फंसी होना काफी बदकिस्मती की बात है। मैं ऐसे सिर हिलाती हूँ जैसे मुझे आधा समझ आ गया हो। जैस्पर की बात सुनकर ऐसा लगता है कि सिंक्लियर परिवार वाकई इस शादी को आग का एक बड़ा गड्ढा समझता है। तुम दोनों इसमें नहीं कूद सकते। इथन, जैस्पर, मम्मी और डैडी को थोड़ा और समय दो। हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जो सबके लिए सही हो और इस सगाई को तोड़ देंगे। मैं चुपचाप बस हाँ में सिर हिला देता हूँ। ठीक है। रात बिना किसी हंगामे के गुजर जाती है। जब मैं अगली सुबह जल्दी उठता हूँ तो देखता हूँ कि पूरा परिवार पहले ही जा चुका है। सिर्फ नौकर आसपास हैं। हर कोई अपने काम में लगा है। मिसेज प्रेस्कॉट, क्या जैस्पर भी घर पर नहीं है? यंग मास्टर ईथन, यंग मास्टर जैस्पर तैयार हो रहे हैं और जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं। वह कहाँ जा रहे हैं? मुझे साथ भी नहीं ले जा रहे। उन्होंने कल वादा किया था कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। सच कहूं तो यहाँ घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। इससे बेहतर होगा कि मैं साथ चलूं और देखूं कि यह पूरा परिवार दिन भर क्या करता है। इससे पहले कि मिसेज प्रेस्कॉट कुछ बोले, जैस्पर का दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। क्या तुम और जोर से नहीं चिल्ला सकते थे? मैं तुम्हें अपने कमरे तक सुन सकता था। वह पूरी तरह तैयार और सेट होकर, शांत होकर मुझे देख रहा है। जहां मैं जा रहा हूं वह कोई आम जगह नहीं है। अगर तुम वाकई साथ आना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने वहां मुझे शर्मिंदा किया तो देख लेना। मिसेज प्रेस्कॉट, देखिए, जैस्पर मुझे नीचा दिखा रहा है। शायद मुझे डैडी, मम्मी और अपनी बहनों के पास जाना चाहिए। सच में जा रहा हूँ शिकायत करने। तुम्हारे इस बात करने के तरीके में क्या है? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। जैस्पर दरवाजे को हल्का सा लात मारता है उसे और खोल देता है। फिर अपनी प्रोफेशनल टीम को मेरे लुक को ठीक करने के लिए बुलाता है। चलो भी, अगर वहां परेशान होने पर तुम रोए तो मेरे पास मत आना। वह मुड़ता है और एक सूट चुनने के लिए अपने वॉक इन क्लोजेट में चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों यंग मास्टर्स बाहर निकलते हैं। कई बॉडीगार्ड गाड़ी आगे और पीछे हैं, एक भारी भरकम लाव लश्कर के साथ। ये काफिला शान से शहर के उत्तरी हिस्से में क्लाउड राइज माउंटेन के ऊपर बने मिराज एस्टेट की तरफ बढ़ता है। ये सिंक्लियर परिवार की अपनी प्रॉपर्टीज में से एक है। रॉबर्ट और रोजलिंड ने इसे जैस्पर को उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। तब से यह जगह अक्सर वहां काम आती है जहां रईस लोग और यंग लेडीज मजे करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बेहद शानदार है। मुख्य गेट पर कई छिपे हुए कैमरे लगे हैं जो हर आने वाले मेहमान को स्कैन करते हैं, अपने आप चेहरों का मिलान करते हैं और उन्हें सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आम लोगों को यहाँ आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है।
बाकी लोग तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन खास मेहमानों का एस्टेट का मैनेजर खुद स्वागत करता है। जैस्पर की तो बात ही अलग है। उसके पहुंचते ही एस्टेट का हर स्टाफ अपना काम रोक देता है और उसका स्वागत करने के लिए गेट पर लाइन लगा लेता है। मैं बस उसके पीछे पीछे चलता हूँ और शान से अंदर जाता हूँ। शानदार हॉल में कदम रखते ही जैस्पर धीरे और सधे हुए कदमों से अंदर चला जाता है। बीच बीच में वह नौकरों और स्टाफ को काम बताता है, सब कुछ ठीक करवाता है या फिर किसी खास मेहमान के खाने पीने की पसंद के बारे में बता देता है। शांत और पूरी तरह से कंट्रोल में, उसे शायद ही कुछ कहने की जरूरत पड़ती है। बस एक इशारा, एक नजर और उसके लोग समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए। यह पार्टी 12 बजे शुरू होती है, जिसके बाद ढेर सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने वाले हैं। इन युवा मास्टर्स और लेडीज के एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा, खासकर आज रात की मास्क वाली पार्टी। हालांकि जैस्पर खुद आमतौर पर इसमें हिस्सा नहीं लेता है। राजधानी के जाने माने अमीर परिवारों में कम से कम 20 या 30 घर तो हैं ही, ऐसे घर जिनके युवा मास्टर्स और लेडीज अक्सर सोशल इवेंट्स में दिखाई देते हैं। वहाँ काफी लोग हैं और जैस्पर ने लगभग हर एक को इनविटेशन भेज दिया है और उनमें से लगभग सभी को सिंक्लेयर परिवार के असली वारिस के वापस आने के बारे में पता है। हर कोई यह ड्रामा देखने के लिए आ रहा है, कोई भी पीछे नहीं छूटा है। आज का दिन वाकई में काफी चहल पहल वाला होने वाला है। 12 बजने वाले हैं, लगभग सब आ चुके हैं। वे हमेशा की तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में जमा हो रहे हैं, लेकिन इस बार बात सिर्फ एक ही चल रही है। खुलेआम और छिपकर हर कोई मेरी और जैस्पर की तुलना कर रहा है। उससे भी ज्यादा वे ये देखने के लिए बेताब हैं कि यह सिंक्लियर वारिस, जो बचपन से ही दुनिया से दूर था, आखिर दिखता कैसा है। जैस्पर के आते ही जो लोग आमतौर पर उसके करीब रहते हैं, वे तुरंत उसे घेर लेते हैं और एक के बाद एक वही सवाल पूछने लगते हैं जो हर किसी के मन में है। जैस्पर, आज तुम वाकई में बहुत शानदार लग रहे हो। तुम आज कितनों का दिल तोड़ने का प्लान बना रहे हो। उसने स्टारलाइट व्हाइट सूट पहना है, जिसे देश के टॉप डिजाइनर ने तैयार किया है। सादगी और स्टाइल, लेकिन पूरी तरह से लग्जरी, हर डिटेल में क्लासिक लुक झलक रहा है। हमारे सिंक्लियर वारिस की मौजूदगी वाकई बहुत खास है। सिर्फ उस लड़के की बात नहीं है जिसे वे वापस लाए हैं, हम भी शायद ही मुकाबला कर पाएं। वह अब असली सच्चा सिंक्लियर वारिस है। क्या हमें उसे बुलाने का तरीका बदल देना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, क्या बदलना है? हमारे दिलों में सिर्फ जैस्पर ही असली वारिस है। वैसे जैस्पर, तुम्हारे परिवार का नया मेहमान यहाँ क्यों नहीं है? क्या उसे दुनिया दिखाने का इरादा नहीं है? उसे तुम्हारी शानदार मौजूदगी देखने दो। कुछ चीजें अब जब वह वापस आ गया है तब भी वह कभी छीन नहीं सकता। खैर, जाने दो, वह बस हमारी महफिल का मजा खराब कर देगा। मैंने सुना है वह झुग्गियों से आया है, गली का कोई मामूली लड़का जो तुम्हारे बगल में खड़े होने के काबिल नहीं है। वहां मौजूद हर कोई बहुत चालाक है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जैस्पर की मुझसे नहीं बनती, इसलिए उनकी बातें एक को बड़ा दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हैं। कुछ न्यूट्रल लोग बस देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और जैस्पर के स्टाइल को पसंद न करने वाले एक गरीब इंसान ने धीरे से ताने कसे। एक कंगाल आदमी भी असली ब्लड लाइन तो रखता ही है। कोई खुद को कितना भी सजा ले, वे उस लकीर को कभी पार नहीं कर सकते। जैस्पर भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है, उंगलियां सोने की डिजाइन वाले कप को थामे हुए हैं। न कोई जवाब, न कोई बहस। वो कैसा है ये आप सब जल्द ही देख लेंगे। एक ऐसी बात जिसे कोई समझ नहीं पा रहा, उसके बर्ताव ने वहां मौजूद हर किसी को और भी ज्यादा उत्सुक बना दिया है। जैसे ही दावत शुरू होने वाली होती है, जैस्पर एस्टेट मैनेजर को मुझे लाने को कहता है। हर कोई इसी पल का इंतजार कर रहा है। दावत शुरू करने की किसी को जल्दी नहीं है। वे सब बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। इन अमीर घरानों के वारिसों को अलग अलग बैठे देखना, उनकी मौजूदगी ही कितनी भारी लग रही है। और जब वे सब मिलकर एक इंसान को परखेंगे तो कोई भी आम आदमी अपना आपा खो देगा। शायद घबराहट में उसके पैर कांपने लगेंगे। और वहां जैस्पर है जो आराम से बैठा है, एक राजा जैसा अंदाज पूरी तरह से झलक रहा है। बस कुछ ही मिनटों में कोई शिकायत करने लगता है। बहुत धीरे हो रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा? वे लोग उसे आखिर कहां से ला रहे हैं? इतनी देर लग रही है, हमारा समय कीमती है। चलिए इंतजार नहीं करते और शुरू करते हैं। ठीक उसी पल एक अटेंडेंट खबर देने आता है, कृपया सब लोग शांत रहें, यंग मास्टर ईथन को ले आया गया है। सब सतर्क हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ अपना सिर घुमाते हैं। कुछ लोगों ने पहले ही ताने तैयार कर लिए हैं। एस्टेट मैनेजर के ठीक पीछे एक लंबा दमदार व्यक्ति शानदार स्टाइल के साथ अंदर आता है। बैंक्वेट हॉल इत्र की खुशबू और चकाचौंध से भरा है। चारों तरफ ग्लास टकराने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन जिस पल मैं वहां पहुंचता हूं, जिसका बैकग्राउंड ऐसा लगता है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अनगिनत आंखें एक साथ, मुझ हरकत परफेक्ट है। हर कदम पहले से मापा हुआ और 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ। पूरी तरह से सटीक। मेरी मौजूदगी कमरे के किसी भी इंसान से कम नहीं है। डर तो दूर की बात है। वेस्टर्न चकाचौंध के बीच वेस्टर्न पहनावा और हीरों के गहने, फॉर्मल वियर का मेरा यह मॉडर्न अंदाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलती फिरती खूबसूरत पेंटिंग हो, सबसे अलग किसी और दुनिया का जिसका अपना एक अलग ही रुतबा है। हमें इस तरह देखकर जैस्पर और मैं वाकई दो सगे भाइयों जैसे लगते हैं जो साथ खड़े हों। बाकी सब तो पीछे धुंधले पड़ गए हैं। नहीं, सच तो यह है कि मैं जैस्पर से भी ज्यादा चमक रहा हूं। बस मेरा चेहरा, जिसे सिंक्लेयर जीन्स विरासत में मिली है, लोगों की आंखों को कैद करने के लिए काफी है। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कहना गलत नहीं होगा। वहां अजीब सी शांति छाई है। ऐसा लगता है कि उनके रिएक्शन का जैस्पर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, जो बस अपनी एक भौं हल्की सी ऊपर उठाता है। सिर्फ जैस्पर के पास पहुंचने के बाद ही क्या मैं चैन से बोल पाता हूं।
हेलो, मैं इथन सिंक्लियर हूँ, सिंक्लियर परिवार का असली वारिस। मैं जैस्पर से भी ज्यादा शांत हूँ। अब जैस्पर के हैरान होने की बारी है। ऐसा लग रहा है जैसे घर पर जो मैंने शर्मिंदगी दिखाई थी वह पूरा नाटक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं जरा भी डरूंगा। पूरा कमरा शोर से भर गया है, हर तरफ से आहें और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिंक्लेयर वारिस वैसा होगा जो उन्होंने सोचा था, उससे बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि ये घमंडी अकड़ दिखाने वाले वारिस भी हैरान हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। कुछ तो सवाल भी करने लगे हैं, नामुमकिन। क्या यह वाकई सिंक्लेयर वारिस है, वही जो झुग्गी बस्तियों से आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिंक्लेयर परिवार ने अपनी असली औलाद की सुरक्षा के लिए उसे चुपके से कहीं और पाला हो? वरना इतने रुतबे वाला बेटा भला कैसे पाला जा सकता है? मेरा झुग्गी बस्तियों से आने का दावा वे इस बात पर यकीन करने से साफ मना कर रहे हैं। कई लोग चुपके से हम दोनों को देख रहे हैं। क्या उन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना चाहिए था? जो इस तरह एक जैसे कपड़ों में साथ खड़े हैं वे बिल्कुल भी दुश्मन नहीं लग रहे। साथ ही वे यह देखना चाहते हैं कि जैस्पर, जिसकी लाइमलाइट छिन गई है, अभी असल में क्या महसूस कर रहा है। जैस्पर, कुछ तो बोलो, क्या यह वाकई तुम्हारा भाई है? बिल्कुल। जैस्पर हल्के से सिर हिलाता है, चेहरे पर वही गर्व लिए हुए। भीड़ को और कुछ समझाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जैस्पर, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? मैं खुद आगे बढ़कर बोलता हूँ। जैस्पर नाक से कुड़ता है। क्या वे वहीं नहीं खड़े हैं? मुझे परवाह नहीं है, खुद जाकर उनसे पूछ लो। भीड़ आपस में फुसफुसाती है। तो जैस्पर वाकई अपने इस भाई की परवाह नहीं करता, लेकिन असली सिंक्लेयर वारिस का लिहाज तो करना ही पड़ेगा। कई लोग खुद आगे बढ़कर मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, खासकर लड़कियां। मुझे देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। सिर्फ जैस्पर की वजह से वे ज्यादा जाहिर होने से खुद को रोक रही हैं। मैं बस औपचारिकता के लिए उनकी बातें सुन लेता हूँ। आखिरकार मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ तो नहीं मारा जाता। ये अमीर बच्चे अभी भी इज्जत के हकदार हैं। ज्यादातर रईस नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं जैस्पर के आसपास। मुझे आकर्षण का केंद्र बनते देख उसके कान भर रहे हैं। जैस्पर, क्या तुम वाकई उसे अपनी लाइमलाइट चोरी करने दोगे? तुम वो हो जिसे सिंक्लियर परिवार ने बड़े नाजों से पाला है। मुझे सच में लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जैस्पर, बस एक बार कहो और हम पक्का करेंगे कि बाद में वह खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जैस्पर का चेहरा बिल्कुल भावहीन है। वह उन्हें हाथ हिलाकर टाल देता है। यह सिर्फ एक और इंसान है, बस इतना ही। तुम सब मजे करो, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन हमेशा एक या दो ऐसे होते हैं जिन्हें मुसीबत खड़ी करना पसंद होता है। मैं कहता हूँ सिंक्लियर वारिस। अरे नहीं, अब तो यंग मास्टर जैस्पर कहना चाहिए। विटमैन वारिस अचानक बोल पड़ता है, फिर मजाक में पछतावा दिखाते हुए अपना मुंह ढंक लेता है। तुम अभी भी होस्ट की तरह क्यों पेश आ रहे हो? मिराज एस्टेट सिंक्लेयर परिवार के मुखिया की तरफ से सिंक्लेयर वारिस के लिए एक तोहफा था। तुम्हारे इसे लेने से यह टाइटल के साथ मेल नहीं खाता है ना? ये सुनकर सब उसे हैरान होकर देखते हैं। अब जब असली वारिस यहाँ है तो क्या तुम्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? विटमैन ग्रुप का राजधानी में काफी दबदबा है और विटमैन का वारिस जैस्पर से पंगा लेना पसंद करता है। अब जब उसे मौका मिल गया है तो वह इसे हाथ से नहीं जाने देगा। यह क्या बकवास कर रहे हो? मिराज एस्टेट पर जैस्पर का नाम लिखा है, यह बरसों से उसका है। अब इस बात को उठाने का क्या मतलब है? यह तुम्हारे या मेरे तय करने की बात नहीं है। जैस्पर के कुछ दोस्त उसकी तरफ से बोलते हैं, जबकि जैस्पर खुद बिल्कुल शांत रहता है। अगर मेरा भाई इसे संभाल सकता है तो मुझे एस्टेट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके शब्दों में काफी तंज और मजाक है। वहां मौजूद हर कोई हंसे बिना नहीं रह पाता। भले ही इसे तुम्हें दे भी दिया जाए, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या तुम इसे चला भी पाओगे? क्योंकि यह जैस्पर का है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी और की पसंद की चीज छीन लूं। यंग मास्टर सिंक्लेयर, इस सुस्त रवैये के साथ तुम सिंक्लेयर परिवार में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। यह देकर के कि मैं साथ देने से मना कर रहा हूं। विटमैन का वारिस मन ही मन मुझे कोसता है कि मैं अपनी भलाई नहीं जानता। एक ज्योतिषी ने कभी कहा था, मेरी लंबी उम्र जीने की किस्मत है। मेरा बेपरवाह रवैया विटमैन के वारिस को ऐसा महसूस कराता है जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो। ठीक है, सब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जाकर कुछ गेम्स खेलो। जैस्पर मुख्य हॉल से निकलने वाला पहला व्यक्ति है जो शुरू से अंत तक मेरी तरफ देखे बिना साइड हॉल की ओर चला जाता है। कई लोग उसके पीछे चले जाते हैं जबकि बाकी मेरे पास रुक जाते हैं, मुझसे थोड़ी जानकारी उगलवाने की कोशिश में। उस माफ करना, अगर आप लोग बुरा न माने तो आप सभी मजे करें। मैं इन रईस लोगों के निमंत्रण को प्यार से मना कर देता हूँ और एक शांत जगह की ओर बढ़ जाता हूँ। इस तरह घिरे रहना वाकई काफी अजीब होता है। मैं भीड़ से निकल जाता हूँ, सोचता हूँ कि अकेले में कुछ खा लूंगा, लेकिन धुंधले गलियारे को पार करने के बाद मैं सामने से आ रही एक महिला से टकरा जाता हूँ और उसे दोबारा देखे बिना नहीं रह पाता। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत है, जैसे कोई वरदान हो। उसकी नजरों में थोड़ी शरारत और बाकी बेपरवाही है, जिसमें तेंदुए जैसी तेजी का एहसास है। मुझे लगता है मैं जानता हूं कि यह महिला कौन है, राजधानी की मशहूर और बिंदास उत्तराधिकारी। अरे नहीं, क्राउन प्रिंसेस। तो वह वाकई विदेश से लौट आई है, लेकिन वह पहले मुख्य हॉल में नहीं थी और जैस्पर के स्वभाव को देखते हुए उसने उसे बिल्कुल नहीं बुलाया होगा, तो वह चुपके से अंदर आई है। मिराज में घुसने के लिए वाकई बहुत स्किल चाहिए। मैं उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता। मैं बस 2 सेकंड और रुका, फिर वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन विवियन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक लिया और जो उसने आगे कहा वो बिल्कुल पागलपन था। अरे हैंडसम, तुमने अभी मुझे दोबारा देखा, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल वैसी है जैसी अफवाहें कहती हैं। इतनी अच्छी शक्ल और आवाज का क्या फायदा? मैं तो जानता भी नहीं कि तुम कौन हो।
मुझे तुम पर क्रश कैसे होता है? मैंने खुद को रोका, उसे वो नजरें नहीं दिखाईं जो वह डिजर्व करती थी। शश, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं समझ गई। कोई भी मेरे चाम से बच नहीं सकता। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। ऐसे इंसान से बहस करने के लिए बहुत थक चुका था। मैं बस मुड़ा और चल दिया, दूसरी तरफ जाते हुए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो, हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। विवियन बेशर्मी से मेरा पीछा करने लगी। शुक्र है किसी ने यहाँ हो रहे हंगामे पर ध्यान नहीं दिया। अरे हैंडसम स्वीटी, तुम किस परिवार से हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैं तंग आ रहा हूँ। मैं मुड़ा और उसे घूर कर देखा। और तुम किस परिवार से हो? मैंने तुम्हें भी क्यों नहीं देखा? मैं तुम्हारे ही परिवार से हूँ। बेशक। क्या तुम भूल गए? ढंग से बात करो। तुम असल में कहाँ से टपक पड़ी हो? जब पार्टी शुरू हुई तब तो तुम यहाँ नहीं थी। विवियन ने लाचारी का नाटक किया और अपने हाथ फैला दिए। उसकी आवाज गंभीर हो गई। ठीक है, मैं सच बता देती हूँ। मैं असल में एक एस्कॉर्ट मॉडल हूँ जिसे जैस्पर ने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया है। मैं अपनी ही लार में दम घुटते घुटते बचा। इस लड़की को वाकई कोई परवाह नहीं है, अपनी इज्जत की जरा सी भी फिक्र नहीं। उसने वाकई ऐसी बात जोर से कह दी। और जैस्पर का अपनी साख दांव पर लगाकर एस्कॉर्ट मॉडल को बुलाना, क्या उससे डर नहीं है कि वह उसे जान से मार डालेगा? कोई हैरानी नहीं कि जैस्पर विवियन को कुछ नहीं समझता। क्या तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? विवियन अचानक और करीब आ गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद मुझे ट्राई करके देख सकते हो। दफा हो जाओ, मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन वह बच निकली। इतने हैंडसम लोग इतने पत्थर दिल क्यों होते हैं? इतने। तुम और किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने मुख्य बात पकड़ ली। मशहूर यंग मास्टर जैस्पर। जाहिर है कि वह बेहद खूंखार है। ओह, ऐसा क्यों? विवियन ने फिर से करीब आने का मौका लिया और फुसफुसाया। मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से किसी का खून करते देखा था। उसके तरीके बहुत भयानक थे। सच में। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें अभी भी मेरा यकीन नहीं है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैंने उस वक्त उसे रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं की। तो उसने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम फिर भी आने के लिए मान गई। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारा मुंह बंद करवा देगा? कुछ कर नहीं सकती। उसने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। अब अपने नाटक में पूरी तरह लगी हुई है ना? तो जाकर अपने यंग मास्टर जैस्पर को ढूंढो। मुझे परेशान करना बंद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस जैसे इंसान को चुनने की हिम्मत नहीं करूंगी। जो भी उससे शादी करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। विवियन ये डरावनी बातें कहती है पर उसके चेहरे पर हंसी है। मैं भी उसके साथ मुस्कुरा देता हूँ, फिर अपना हाथ उठाकर इशारा करता हूँ उसके पीछे खड़े पत्थर जैसे चेहरे वाले शख्स की तरफ। वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। क्या? विवियन पूरी तरह से चौंक जाती है। अचानक जैस्पर के ठंडे चेहरे को देखकर वो तुरंत मेरे पीछे छिपने के लिए दौड़ पड़ती है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी स्वीटी। तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं, दयालु भी हो, वरना मेरी जिंदगी तो पक्का खत्म हो जाती। मैं उससे दूर हट जाता हूँ। मैं इस इंसान को नहीं जानता। उसने ये सब खुद कहा है, यहाँ तक कि खुद को तुम्हारे द्वारा हायर की गई एस्कॉर्ट मॉडल भी बताया। विवियन अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और मुझे हैरानी से घूरने लगती है। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे बेच सकते हो? ओ, अगली बार मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। जैस्पर की नजरें हम दोनों के बीच इधर उधर घूम रही हैं। उसका मिजाज और भी ठंडा होता जा रहा है। लॉकवुड परिवार की जानी मानी युवा महिला को एस्कॉर्ट मॉडल के तौर पर हायर कर पाना, ये वाकई मेरे लिए से सम्मान की बात है। तभी मजा लेने के लिए भीड़ वहां जमा हो जाती है और उस चौंकाने वाले बयान को सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। पूरा कमरा शोर से भर जाता है। अरे बाप रे! क्या मैंने सही सुना? लॉकवुड की युवा महिला यहाँ है। क्या वो सालों से विदेश में नहीं थी? बिल्कुल, वो पहले भी यहाँ नहीं थी। एस्कॉर्ट मॉडल? ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद हम बहुत दूर हैं और हमें गलत सुनाई दे रहा है। क्या ये मुमकिन है, उसके बर्ताव को देखते हुए, कि उसने सच में ऐसा किया हो? तो क्या हम भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या तुमने बहुत सारे जंगली मशरूम खा लिए हैं जिससे तुम्हें वहम हो रहा है? हमारे लिए इसमें कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सिंक्लेयर वारिस और जैस्पर को ही एक मिल सकती है। ये कैसा ड्रामा है? कमाल है। क्या मेरे आने से पहले भी कुछ पागलपन हुआ था? सब लोग गपशप कर रहे हैं और इस जगह को बाजार बना दिया है। मैं जितना ज्यादा सुनता हूँ उतना ही चुप होता जाता हूँ। सब लोग चुप हो जाओ। जैस्पर बोलता है, उसकी आवाज में एक डरावना रुतबा है। फिर वो विवियन की तरफ देखता है। उसकी नजरों में साफ नफरत है। मिस लॉकवुड, तुम बिना बुलाए यहाँ आई हो। इस बार मैं जाने देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ईथन और सिंक्लेयर परिवार के हर किसी से दूर रहोगी। ये कहने के बाद वो मुझे एक मतलब भरी नजर डालता है। ऐसा नहीं चलेगा। क्या हमारे दोनों परिवारों के बीच सगाई नहीं हुई है? शादी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का दिन नजदीक आ रहा है। विवियन ये बात बोल देती है और जानबूझकर जैस्पर को उकसाती है। अमीर घर के बच्चे और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हर कोई इस ड्रामे को करीब से देखने के लिए तैयार है। जैस्पर अपनी भौहें सिकोड़ता है और उसे घूरता है। क्या तुम शुरू से ही इस सगाई का विरोध करने वाली बागी नहीं थी? तुम तो इससे बचने के लिए देश छोड़कर भी भाग गई थी। उसे ये बात हमेशा से पता थी और ये उसे ठीक भी लग रहा था, क्योंकि उसका किसी ट्रॉफी गर्ल से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन विवियन अचानक अब अपना मन क्यों बदल रही है? बेशक मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये इसलिए है क्योंकि मैंने सुना कि असली सिंक्लियर वारिस वापस आ गए हैं। मैं यहाँ अपने होने वाले पति को देखने आई हूँ। जैस्पर की मुट्ठियां भिंच जाती हैं, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। तो तुमने अब उसे देख लिया। तुम्हारा क्या कहना है? विवियन मुस्कुराती है और मेरे करीब आ जाती है।
पहली ही नजर में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वहां मौजूद हर कोई उसके लिए शर्मिंदा है, लेकिन वे इस तमाशे को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तुम पहले से जानती थी कि वे कौन है? मैं साथ में पूछता हूँ, है ना? मैंने तुम्हें अपनी पहचान कभी नहीं बताई थी। तुमने मुझे पहली ही नजर में कैसे पहचान लिया? मेरी जानकारी, खासकर मेरी तस्वीरें, कभी भी बाहर नहीं आई हैं। तुमने अभी उसे छोटा भाई कहा। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। नहीं, तुम शुरू से ही सब जानती थी। बहुत बड़ी साजिश। मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। यह लड़की पक्का मुझे टारगेट करके यहाँ आई थी। विवियन मुझे झुककर सलाम करती है। शुक्रिया होने वाले पतिदेव, मुझे इतना जीनियस समझने के लिए। मुझे इतने लंबे समय में पहली बार ऐसा लगा है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लंबे समय बाद और मौत को दावत देती विवियन, विवियन मुड़कर जैस्पर से बात करती है। यंग मास्टर जैस्पर, मिस्टर सिंकले साथ मेरी शादी पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? जैस्पर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो और भी चौड़ी होती जा रही है। बेशक नहीं। फिर वह तुरंत अपना बर्ताव बदल लेता है। कोई इस चीज को बाहर फेंको। मैं उसके बगल में सिर हिलाकर सहमति देता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे तुम ऐसे क्यों हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके, मिराज के गार्ड्स उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं। खैर, क्राउन प्रिंस के कलेक्शन में एक और मजाक का पात्र जुड़ गया। बाकी वारिस एक दूसरे की ओर देखते हैं। मिराज के गेट पर चुपके से अपनी हंसी दबा रहे हैं। विवियन स्टाफ काफी समय से इंतजार कर रहा था। अपनी यंग लेडी को बाहर फेंका जाता देख उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि वे राहत महसूस कर रहे हैं। मिस विवियन ने वास्तव में विदेश में 3 साल की पढ़ाई के बाद सुधार किया है। इस बार उसने अंदर पूरे 10 मिनट का समय बिताया। हाँ हाँ, मिस विवियन बहुत कमाल की हैं। विवियन आगे बढ़ती है और उनमें से हर एक को एक एक लात मारती है। अगर तुम्हें तारीफ करनी नहीं आती तो जबरदस्ती मत करो, दफा हो जाओ। मिराज के अंदर अजीब सी स्थिति है। हर कोई मुझे और जैस्पर को अजीब नजरों से देख रहा है। अपने ही भाई की मंगेतर को छीनना कितनी बेशर्मी है। उस हैंडसम चेहरे की बर्बादी। बिल्कुल कोई मुंहफट और नासमझ व्यक्ति बचाव के लिए आगे आता है। जैस्पर, उनकी नजरों में जैस्पर और विवियन की जोड़ी स्वर्ग की बनी है। अभी वापस आए हो और पहले ही यह सब छीनने और लड़ने में लग गए। तुम्हारी किस आंख ने मुझे विवियन को छीनने की कोशिश करते देखा? अभी भी इनकार कर रहे हो? यदि तुम सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते तो वह ऐसी बातें क्यों कहेगी? मैं झुंझलाहट में हंसता हूं। तो तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें शक से दूर रहना चाहिए और उससे बहुत दूर रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे कार्यक्रमों में आना ही नहीं चाहिए। हमारा सर्कल ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें घुसाए। यह सर्कल अगर यह तुम जैसे किसी को जगह दे, एक न दिखने लायक नाजायज बेटा, तो फिर मैं असली सिंक्लियर वारिस यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इन शब्दों के साथ ही पूरा कमरा शोर से भर जाता है। वह लड़का जिसने आवाज उठाई थी एक काफी पावरफुल परिवार से आता है, जिसे उसके माता पिता का बहुत लाड़ प्यार मिला है, जिसने उसे घमंडी बना दिया है। अफवाहें थी कि उसकी माँ एक मिस्ट्रेस थी जिसने पत्नी की जगह ले ली, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया था और जो लोग जानते थे वे चुप रहे। अब जब मैंने इसे सबके सामने बोल दिया है तो हर कोई ड्रामा देखने के लिए यहाँ है। जैस्पर की आंखों में फिर से हैरानी की एक चमक आ जाती है। मुझे कैसे पता चला? क्या स्टर्लिंग ने मुझे बताया था? लेकिन मुझे यह इतनी बारीकी से याद कैसे रह सकता है? खासकर इसलिए क्योंकि बोलने वाले उस लड़के ने कभी अपने परिवार का नाम नहीं बताया था। मैं उसे पहचान कैसे सकता था? इससे पहले कि भीड़ अपने झटके से संभल पाए, मैं बोलना जारी रखता हूँ। मेरे छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम ही हो जो इतना उत्सुक हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो लॉकवुड की लड़की को असल में तुम ही पाना चाहते हो। उस लड़के का पहले से हैंडसम चेहरा अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वह अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा करता है। तुम बकवास कर रहे हो। सिंक्लियर परिवार ने तुम जैसा कुछ कैसे पैदा कर दिया? ओ रुको, तुम झुग्गी झोपड़ियों से आए हो। शायद तुम सिर्फ एक नाजायज औलाद हो और तुम मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो। यहाँ आओ। इससे पहले कि वह लड़का अपनी बात पूरी कर सके, जैस्पर उसे बीच में ही टोक देता है। जैस्पर को मुस्कुराते और उसे इशारा करके करीब बुलाते हुए देखकर उसे लगता है कि उसकी पिछली बातें जैस्पर को पसंद आ गईं और उसे अब तारीफ मिलने वाली है। इसलिए वह आगे बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि उसे शाबाशी मिलेगी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सिंक्लेयर परिवार के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने भी साथ दिया, बिल्कुल। वह लड़का हैरान है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग भी हैरान हैं, क्योंकि पब्लिक में जैस्पर हमेशा शांत रहता है। वह दूसरों के सामने शायद ही कभी अपना आपा खोता है। खासकर इस बार मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों? वे समझ नहीं पा रहे। क्या उन्हें तो दुश्मन नहीं होना चाहिए था? वह मेरा पक्ष क्यों लेगा? ओ रुको, शायद जैस्पर सिर्फ सिंक्लेयर नाम की रक्षा कर रहा है, मेरी नहीं। जैस्पर, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ उसे निशाना बना रहा था। मेरा सिंक्लेयर परिवार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जैस्पर की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसकी आवाज एकदम धीरे है। तुम्हारी हालत को देखते हुए इवेंट के बाकी हिस्से में रहना शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। कोई इस मास्टर को बाहर ले जाओ। वह लड़का पूरी तरह से हैरान है। उसने कभी सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर उसके परिवार को पता चला कि उसने उस एक व्यक्ति का बचाव किया जिसे वे कभी भी दुश्मन नहीं बनाना चाहते, तो वे उसकी जान ले लेंगे। नहीं, जैस्पर। मैं मिराज के कर्मचारी तेजी से बढ़ते हैं और यह देखते हुए कि वह जाने से मना कर रहा है, वे उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। भीड़ अपनी नजरें वापस घुमा लेती है। मुझे जैस्पर के बगल में अकड़कर खड़े देखकर सब हैरान हो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? अपने इलाके में धाक जमाना वाकई कितना मजेदार है।
क्विंटमैन एयर नाक भौं सिकोड़ते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। यह देखकर बाकी सब अजीब हंसी के साथ इधर उधर हो जाते हैं। जैस्पर और मुझे एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। तुम उसके साथ कैसे फंस गए? जैस्पर भौहें सिकोड़ता है, मुझे नहीं पता, मैं बस चल रहा था और वह खुद ही मुझसे चिपक गया। मैंने मजबूरी में अपने हाथ फैला दिए। एक के बाद एक ये सब सिरदर्द बने हुए हैं। जैस्पर और कुछ नहीं कहता, बस मुझे मजे करने और इधर उधर न भटकने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। मैं वहां एक पल के लिए सोचता खड़ा रहता हूँ, फिर चुपके से उसका पीछा करता हूँ। जैस्पर मेजबान है तो किसी शांत कोने की तरफ क्यों जा रहा है? शायद वहां कुछ गड़बड़ चल रही है। जैस्पर तेजी से चलता है। 2 मिनट में वह मिस्ट गार्डन पहुंच जाता है और आसपास के सभी कर्मचारियों को हटा देता है। उन्हें कहता है कि कुछ भी होने पर तुरंत खबर दें। मैं पूरी दूरी बनाए रखता हूँ, न बहुत करीब और न ही बहुत दूर, बिल्कुल भी आवाज किए बिना। कम से कम जैस्पर को पता नहीं चलता। आधा मिनट बाद जैस्पर के सामने कोई अचानक आ जाता है और दोनों जल्दी ही बात करने लगते हैं। यह स्टर्लिंग है। उनकी बातचीत साफ सुनने के लिए मैं कुछ कदम और करीब आता हूँ, अपने शरीर को एक ऊंचे खंबे के पीछे छिपाते हुए। उनसे केवल 10 मीटर की दूरी पर। अपनी तेज सुनने की क्षमता के साथ मैं इस दूरी से उन्हें बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। क्या उनके द्वारा लाई गई सभी चीजों की छंटाई हो गई है? सब कुछ यहाँ है, केवल वही जो मिस विल्सन और मिस लार्सन ने दिया। काम का है और हमारे सौदे में शामिल किया जा सकता है। स्टर्लिंग उससे कुछ पेपर थमाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, उन्होंने ये चीजें कब दी? क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई जिस पल उन्होंने अंदर कदम रखा उन्हें कुछ न कुछ देना था? तो रईस घरानों के बच्चों की ये मीटिंग्स, खासकर जो जैस्पर करता है, केवल मजे के लिए नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था, उसने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। उन्हें एक और चेतावनी दो। वह लापरवाही से पन्ने पलटता है। उसकी नजर ठंडी और तेज है। आखिरी मौका, वरना सीधे ब्लैक लेजर में। ब्लैक लेजर, मैंने वास्तव में इसके बारे में सुना है। अफवाह है कि ब्लैक लेजर वह जगह है जहां सिंक्लेयर परिवार उन लोगों के बारे में खुफिया जानकारी रखता है जो परिवार के लिए खतरा है। साफ है कि उनके पास काफी लोगों पर कंट्रोल है। अब ऐसा लगता है कि ब्लैक लेजर का मैनेजर जैस्पर है और स्टर्लिंग परिवार के बटलर के रूप में वास्तव में उससे आदेश लेता है। हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। आखिर वे सिर्फ बेकार पियक्कड़ हैं। वे आपकी कुशलता की बराबरी कैसे कर सकते हैं, यंग मास्टर जैस्पर? जैस्पर के होंठ थोड़े मुड़ जाते हैं, बिना कोई साफ जवाब दिए। ओ सही, आज यहाँ मौजूद वारिसों के बारे में। क्या तुमने मेरे भाई को उन सब के बारे में बताया है? सिर्फ लॉकवुड परिवार के बारे में? तो फिर यह अजीब है। जैस्पर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह अभी आया है, वह सिर्फ सिंक्लेयर परिवार के टच में रहा है, तो उसे यह जानकारी कहाँ से मिली होगी? शायद हम सबने यंग मास्टर को हल्के में लिया है। वह दिखने में जितना सीधा है, शायद उतना है नहीं। कम से कम उसका मिजाज तो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये स्टर्लिंग की पक्की बात है। लोगों को पहचानने की उसकी परख हमेशा से बहुत तेज रही है। उसका पास्ट अभी भी पूरी तरह से खाली है। कोई भी काम की जानकारी नहीं मिली। यही बात जैस्पर को सबसे ज्यादा परेशान करती है। सिंक्लेयर परिवार का काम दूर दूर तक फैला है और अंडरवर्ल्ड में उनके कई कनेक्शन हैं। भले ही बाहर की जगहों पर जानकारी कम हो, पर कोई सुराग न मिलना नामुमकिन है। या तो किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया है। कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, मिस्टर और मिसेज सिंक्लेयर और तीनों यंग लेडीज भी खाली हाथ रहे हैं। स्टर्लिंग कुछ बोलने से पहले हिचकिचाता है। क्यों ना सीधे यंग मास्टर ईथन से ही पूछ लिया जाए। वह अभी अभी तो सिंक्लेयर परिवार में लौटा है। वह शायद हम पर भरोसा न करे। इसके अलावा मम्मी, पापा और मेरी बहनें मुख्य रूप से उसकी पुरानी बुरी यादों को याद दिलाने से डरती हैं। रहने दो, इस मामले को अभी के लिए यहीं छोड़ दो। अंधेरे में छिपकर मैं एक भौं सिकोड़ता हूँ। मेरी जांच करना चाहते हो? सिंक्लेयर परिवार के पास शायद घर में बहुत ताकत हो, लेकिन बाहर की दुनिया में वे अभी भी पीछे हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वे सच्चाई का पता लगा लेंगे, यह देखने के लिए कि मेरे परिवार के पास असल में कितने ट्रम्प कार्ड हैं। इतनी जानकारी काफी नहीं है। स्टार्लिंग, अपने लोगों को नजर रखने के लिए कहो। अगर आज उन्होंने और जानकारी नहीं दी तो वे मिराज के गेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। जहां तक उन 2 लोगों की बात है जिन्हें पहले बाहर निकाला गया था, उन्हें लकी समझो। उनकी बातचीत खत्म होती देख मैं वहां से निकल जाता हूं और भीड़ के बीच में चला जाता हूं। हर कोई मेरे बारे में सवाल पूछ रहा है, खुलेआम और छिपकर मेरे प्रति मेरे परिवार का बर्ताव परख रहा है। जब जैस्पर वहां पहुंचता है तो वह यही देखता है। जब उसकी नजरें मुझसे मिलती हैं तो वह एक और ठंडी आभरता है और कहीं और मौज मस्ती करने चला जाता है। लेकिन एक कोने में नजरों से दूर वह मिराज के मैनेजर से किसी बारे में बात कर रहा है। यंग मास्टर जैस्पर, क्या आज रात की पार्टी प्लान के अनुसार हो रही है? हाँ, लेकिन इस बार यंग मास्टर ईथन वहां मौजूद हैं तो आसपास बहुत सारी नजरें होंगी। हम शायद उसकी सुरक्षा की तुरंत गारंटी न ले पाएं। और मिस लॉकवुड के साथ, इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात पूरी कर पाता, जैस्पर उसे बीच में ही टोक देता है। अगर मैं अपनी ही जगह पर उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर मेरे लिए राजधानी में रुकने का कोई मतलब नहीं है, समझा? इसी बीच एक ऐसी जगह जहां जैस्पर देख न सके। अमीर बच्चों का एक ग्रुप मुझे उन गेम्स में घसीट रहा है जो सिर्फ उनकी ही दुनिया का हिस्सा हैं। उन्हें यकीन है कि मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, इसलिए वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होते। मैं हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर या कुछ और करके उन्हें मना कर देती हूँ या उनके गेम्स बिगाड़ देती हूँ। इससे न सिर्फ सबका मजा किरकिरा हो जाता है, बल्कि अंत में वही लोग अपना मजाक बनवा बैठते हैं। इस बीच मैं उन्हें मासूमियत से देखती हूँ, जैसे मुझे पता ही न हो कि मैंने क्या गलत किया है, जिससे सबकी झुंझलाहट अंदर ही दबी रह जाती है।
वे आपस में ही झगड़ने लगते हैं। इतने शोर शराबे की वजह से आखिरकार जैस्पर वहां आ ही जाता है। वह शायद ही कभी परेशान होता है, लेकिन इस बार वह चिढ़ा हुआ है। क्या हो रहा है? मैं बस एक पल के लिए क्या गया, तुम लोग तो सच में इसे तंग करने लगे। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाए, मैं भागकर उसके पास पहुंच जाती हूँ। जैस्पर, तुम आखिरकार आ गए। ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता। हम अपना आखिरी गेम भी पूरा नहीं कर पाए। मैंने नखरे दिखाते हुए इल्जाम उन्हीं पर डाल दिया। जैस्पर मेरी तरफ देखता है और फिर भीड़ की तरफ मुड़ता है। अगर तुम लोग खेलना नहीं चाहते तो कोई नहीं खेलेगा। मेन बैंक्वेट हॉल में जाकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। भीड़ बहुत गुस्से में है, पर वे कुछ नहीं कर सकते। वे भला कैसे समझाते कि उनकी पहले की हरकत का मकसद असल में मुझे निशाना बनाना नहीं था। जैस्पर इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि जैस्पर मेरा साथ दे रहा है, और भले ही उन्हें समझ न आए कि क्यों, पर वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जैस्पर मुझे अपने काम में शामिल नहीं करता और मुझे कहीं और इंतजार करने के लिए भेज देता है, शाम की मास्करेड बॉल तक। अब तक भीड़ का सारा मजा खत्म हो चुका है, खासकर जैस्पर की डांट सुनने के बाद, और चूंकि वे पहले भी ऐसा कुछ बार कर चुके हैं, तो अब इसमें कुछ भी नया नहीं बचा। दूसरी तरफ मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फिर से किसी खास को देख लिया है। मैं लापरवाही से एक काले और सफेद पंखों वाला मास्क उठा लेती हूँ। जब बॉल शुरू होती है और सब नाचने लगते हैं, तो मैं धीरे से संगीत के साथ डांस फ्लोर पर आ जाती हूँ। मैं बस आराम से मूव कर रही हूँ, मेरी नजरें कहीं और हैं, लेकिन वो खास शख्स सीधे मेरे पास आता है, मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे डांस के लिए खींच लेता है। तुम वापस अंदर कैसे आई, मिस लॉकवुड? विवियन सवाल का जवाब नहीं देती। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है। और तुमने मुझे पहचान भी लिया। क्या अब अभी भी मना करोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है? हे भगवान, किस तरह का परिवार किसी को इतना बेशर्म बनाता है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं उसे 2-4 थप्पड़ जरूर मार देती। मुझे नहीं पता था कि मेरा होने वाला पति इतना टैलेंटेड है। डांस फ्लोर पर कितनी स्मूथ हो। मुझे पता था कि बाहर उड़ने वाली अफवाहें सब झूठ हैं। सच में शायद वो झूठ नहीं है, शायद वो असल में सच है। मेरे बात खत्म करते ही मैं उसके जूते पर जोर से पैर रखती हूँ। विवियन दर्द से गहरी सांस लेती है और फिर भी मेरे लिए बहाना बनाती है। हर किसी से कभी न कभी गलती हो ही जाती है ना? क्या थोड़ा सा फिसल जाना नॉर्मल नहीं है? मेरे होठों के कोने पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके दिल में एक डर पैदा होता है। अगले ही पल मैं उसके पैर पर फिर से जोर से पैर रखती हूँ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुमने जैस्पर को किसी का खून करते देखा। क्या हुआ? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। दरअसल उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई थी। भला मुझे साफ साफ याद कैसे रहता? उसके पैर पर एक और जोरदार प्रहार। ठीक है मास्टर, मुझे याद करने दो। विवियन जल्दी से हार मान लेती है, वरना मेरा पैर फिर से फिसल जाएगा। जैसे जैसे हम दोनों के बीच यह सब चल रहा है, हमें अंदाजा भी नहीं है कि डांस फ्लोर के ठीक बाहर अंधेरे में छिपे हुए जैस्पर खामोशी से हमें पूरे समय देख रहा है। पार्टी हैरान कर देने वाले तरीके से शांति से खत्म होती है, शायद मेरे कवर देने की वजह से। विवियन इस बार पकड़ी नहीं जाती। बाहर फेंके जाने के बजाय वो आखिरकार भीड़ में घुल मिल जाती है और चुपचाप निकल जाती है। मैं और जैस्पर सिंक्लेयर एस्टेट लौटते हैं। अब तक डैड, मॉम और तीनों बहनें सोफे पर एक साथ बैठी हैं, मानो वो जानबूझकर हमारे लौटने का इंतजार कर रही थीं। ईथन, जैस्पर, तुम वापस आ गए। तुम्हारा दिन कैसा रहा? यह सवाल मुख्य रूप से मेरे लिए है। बेशक, क्योंकि आमतौर पर जैस्पर इन इवेंट्स को संभाल लेता है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह दिलचस्प था। मैं मुस्कुराकर और सिर हिलाकर जवाब देती हूँ। वो राहत के साथ सिर हिलाते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। आखिरकार अपनी बेकरारी और चिंता को रोक न पाने के कारण वो खुद आगे बढ़कर पूछने का फैसला करते हैं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराती हूँ और बात टाल देती हूँ। शायद मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे, जब सही समय आएगा। मुझे डर है कि अगर मैंने सब कुछ एक साथ बता दिया तो तुम इसे झेल नहीं पाओगे। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेरे बोलने के कुछ सेकंड बाद ही सिंक्लेयर परिवार ने पहले ही 10,000 दुखद अनुभव सोच लिए हैं, जो मैंने झुग्गी बस्ती में झेले होंगे। उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी महसूस होती है। मैंने इतने सालों तक कष्ट सहा है, फिर भी न केवल मुझे उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, बल्कि मैं उनकी भावनाओं का ख्याल भी रख रही हूँ। डर है कि उन्हें बुरा न लगे, चिंता है कि वो इसे झेल नहीं पाएंगे। कितनी प्यारी बच्ची है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ और परवाह भरे शब्दों के बाद वो मुझे पहले आराम करने के लिए मेरे कमरे में जाने देते हैं। फिर वो सब जैस्पर की तरफ मुड़ते हैं, आज की पार्टी के बारे में मेरा विवरण फिर से कंफर्म करने के लिए। जैस्पर थोड़े तीखे अंदाज में बोलता है, भाई ईथन ने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई। वो कैसे? ऐसा लगता है कि मेरे भाई और वो लॉकवुड लड़की काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वे आज रात बॉल में एक साथ नाच रहे थे और उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो लॉकवुड लड़की वापस आ गई है और तुम्हारे इलाके में भी घुस आई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो 3 साल विदेश में रही और उसने कुछ तरकीबें सीख ली हैं। मैं उसे वक्त रहते रोकने के लिए इतना तेज नहीं था। वो वाकई थोड़ा परेशान है कि वो उसके पास से निकल जाने में कामयाब रही। फिर भी तुम्हें उसे अपने भाई के करीब नहीं आने देना चाहिए था। इथन बहुत भोला है। वो बिल्कुल ऐसा ही है जिसका दिल ऐसी लड़की चुरा ले। रॉबर्ट गुस्से में कहता है, मुमकिन नहीं, गार्ड्स हैं और उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर मेरा भाई सच में उसे पसंद करता है? क्या शादी हमारे दोनों परिवारों को अगले लेवल पर नहीं ले जाएगी? क्या यही वो नहीं है जिसका सिंक्लेयर और लॉकवुड परिवार इंतजार कर रहे हैं? ये सच हो सकता है, लेकिन सिंक्लेयर परिवार के लिए इसे मानना अभी भी मुश्किल है। रोजालिंड और जानकारी निकालने की कोशिश करती है।
वे अचानक साथ कैसे हो गए? जैस्पर उन्हें विवियन के मेरे सामने किए गए ऐलान के बारे में बताता है। पूरे परिवार के चेहरे पर उदासी छा जाती है। आखिरकार हेलेना बोलती है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। वो लॉकवुड लड़की भले ही लापरवाह हो, लेकिन उसने बाहर कभी कोई लफड़ा नहीं किया और उसने पहले कभी किसी मर्द से सबके सामने ऐसी बात नहीं कही। शायद वाकई उसे एहसास हो गए हैं भावनाएं। सही है, हमें अभी भी उसे परखने की जरूरत है, भले ही वो लॉकवुड्स की होने वाली वारिस हो। स्कारलेट, जब तुम्हारे पास वक्त हो तो जाकर उसका अंदाजा लगाओ। हर बार मैं ही क्यों, मैं भी व्यस्त हूँ। स्कारलेट मुंह बनाती है। वो वाकई उस पार्टी गर्ल्स से डील नहीं करना चाहती जहां खाने पीने और मौज मस्ती करने की बात है। क्या तुम अपनी बड़ी बहन से बेहतर नहीं हो? है तय हो गया। रॉबर्ट, घर का मुखिया, इस मामले को फाइनल करते हुए कहता है, यह तुम्हारे भाई की पूरी जिंदगी की खुशी से जुड़ा है। पूरी तसल्ली कर लेना, ठीक है? स्कारलेट न चाहते हुए जवाब देती है, तो ईथन भी नाच सकता है। कितना टैलेंटेड लड़का है। रोजालिंड इस बात पर उत्साहित हो जाती है। क्या वो वाकई नाच सकता है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसने विवियन के पैरों पर कई बार कदम रखे, दूर से भी। मैं उसके मास्क के पीछे के चिढ़े हुए भावों को महसूस कर सकती थी। जैस्पर अब बहुत जोर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कान जल्दी ही गायब हो जाती है। एक चिड़चिड़ा, जलन भरा चेहरा साफ दिख रहा है। मैं भी टॉप टियर डांसर हूँ। माँ मेरी तारीफ क्यों नहीं करती? उसने दुनिया की टॉप डांस एकेडमी से पढ़ाई पूरी की, इतने अवार्ड जीते कि उसके हाथ गहरा है। इतने, और करियर के टॉपर रिटायर हो गया। जब मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। इतना काफी है, अब कुछ और हासिल करने का वक्त है। उस बात ने हर किसी के ईगो को चोट पहुंचाई। कोई इतनी बड़ी डिंग कैसे मार सकता है? कितना गुस्सा आता है, और फिर भी वो वाकई कुछ नहीं कर सकते उसके साथ मुकाबला। क्या मैंने पहले तुम्हारी तारीफ नहीं की थी? मम्मी को चिंता थी कि तुम सुनकर थक जाओगे। उनका यह बेटा हर चीज में बेस्ट है, जिसे अपने माता पिता को किसी बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें बस उस पर पैसे खर्च करते रहना पड़ता है। जहां तक उसके घर लाने वाले ढेर सारे अवार्ड्स की बात है, वे उनके बहुत पहले ही बेकार हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में डैड, मॉम और तुम्हारी तीनों बहनें बहुत बिजी रहने वाली हैं। हो सकता है हम टाइम पर घर न पहुंच पाएं। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम उसका ध्यान रखो। फिर से मैं, तुम सच में चाहते हो कि मैं हर दिन उसके साथ रहूं? जो काम मैं कर रहा हूं वह जल्दी ही उसे पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई का दिमाग सीधा है, वह इन चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। भले ही वह कुछ सुन ले या देख ले, वह बातों को आपस में जोड़ नहीं पाएगा। रॉबर्ट ने शांति से कहा। रोजालिंड ने बात जोड़ी, सही कहा। जब तुम अपने लोगों के साथ बातचीत करो तो बस घुमा फिराकर बात करना, उसे डराना मत। अगले दिन मैं नॉर्मल से जल्दी उठ गया। पूरी फैमिली अभी भी घर पर है। बेशक वे जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि वे पर्सनल लेवल पर मुझसे बाय कह सकें। हो सकता है वे बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हों, कम से कम 2 या 3 दिन के लिए। इसलिए वे जाने से पहले मुझसे और ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। ईथन, तुम उठ गए। फ्रेश होने के बाद आकर नाश्ता कर लो। ठीक है मॉम। टेबल पर माहौल बहुत खुशनुमा है। बातचीत आखिरकार विवियन पर आ जाती है और वे बड़ी चालाकी से उसके बारे में मेरी राय जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ, धीरे धीरे बोलते हुए, हिचकिचाते हुए। पूरी फैमिली मुझे घबराहट से देख रही है, इंतजार कर रहा है कि मैं क्या कहूंगा। फिर मैं अचानक उनकी नजरों से नजरें मिलाता हूँ। मेरी नजरें आखिरकार जैस्पर पर टिकती हैं। उसने कहा कि उसे जैस्पर पसंद नहीं है। उसने कहा कि वह बहुत बुरा इंसान है। उसने कहा कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने किसी को मारते हुए देखा है। मेरे खत्म करते ही सन्नाटा छा जाता है। यहां तक कि मिसेज प्रेस्कॉट, जो एक तरफ खड़ी थीं, चुपचाप अपना सिर झुका लेती हैं। जैस्पर हैरान रह गया। लानत है उस पर जो इस तरह उस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करती है। रुको, दरअसल यह बदनामी तो नहीं है, लेकिन उसने उसे कब किसी को मारते हुए देख लिया? नामुमकिन। वह शायद ही कभी खुद काम संभालता है। बाकी सिंक्लेयर फैमिली एक दूसरे को देखती है। ये नहीं पता कि इस सच्चाई को कैसे समझाएं। इसे मानने से उनके बेटे की नज़र में उनकी इमेज खराब हो जाएगी और मैं डर जाऊंगा। इसे मना करने का मतलब मुझसे झूठ बोलना है। सच में सिरदर्द हो गया। वह लॉकवुड लड़की वाकई नहीं जानती कि क्या करना है। कौन सगाई करता है? क्या कोई जोड़ा पहली मुलाकात में ऐसे विषयों पर बात करता है? डैड, मॉम, हेलेना, जैस्मिन, स्कारलेट, जैस्पर, क्या जो उसने कहा वह सच है? उन्हें चुप देकर मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ और जानबूझकर हर एक का नाम लेता हूँ। वे फिर से एक दूसरे को देखते हैं। फिर सभी जैस्पर की तरफ मुड़ते हैं, उसे इशारा करते हुए कि वही सीधे तौर पर शामिल है तो वही खुद को समझाए। फैमिली से इशारा मिलने पर जैस्पर टेबल पर हाथ मारता है और अचानक खड़ा हो जाता है। ये सब झूठ और अफवाहें हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 साल अलग रहने के बाद उसने मुझे ऐसे बदनाम किया। दमदार और जोरदार आवाज में उसके शब्दों ने पूरी फैमिली को चौंका दिया। ईथन, उसकी बकवास मत सुनो। शायद इन 3 सालों में वह मेंटल हॉस्पिटल में रही है। उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, पर मुझे मानना पड़ेगा। विवियन ने एक बात तो सही कही। जैस्पर वाकई थोड़ा क्रूर है। तो जैस्पर ने सच में किसी का खून किया है और विवियन को इसका पता चल गया। फिर मैं उसे बड़े आराम से अपनी कॉलर ठीक करते, शांति से वापस बैठते और धीमी प्यार भरी आवाज में कहते देखता हूँ, जब तक तुम समझ गई हो। ईथन, चलो खाना जारी रखते हैं। ऐसे परिवार जहाँ सब राज छुपाए बैठे हों, वो इस तरह शांति से नाश्ता खत्म करते हैं। लॉकवुड घर में वे लोग भी नाश्ता कर रहे हैं।
लियोनार्ड लॉकवुड परिवार के मुखिया विवियन की हर एक हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस वो टेबल पलटने ही वाले थे और उसे यहाँ से बाहर जाकर खाने को कहने वाले थे, पर फिर वो रुक गए। उनकी यह मुसीबत खड़ी करने वाली बेटी 3 साल में एक बार घर आती है तो वो खुद को रोक लेते हैं। बूढ़े आदमी, दिन भर वो सख्त चेहरा मत बनाए रखो, भूख मर जाती है। या क्या मुझे वापस देकर तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ताकि मैं खा न सकूं और भूख से मर जाऊं? एक असली पिता इतना बुरा कैसे हो सकता है? या शायद तुम मेरे सौतेले पिता हो। चूंकि हम दोनों की ही भूख मर रही है, तो क्या लियोनार्ड के कुछ बोलने से पहले ही अभी जाकर डीएनए टेस्ट करवा लें? विवियन उस पर इतने तंज कसती है कि वो लगभग भड़के ही गए थे। तुम बदतमीज लड़की, तुम किसे बूढ़ा आदमी कह रही हो? मैं सिर्फ 40 का हूँ। 40 साल मर्द की जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। समझे कितनी सिरदर्दी है? विवियन की माँ का देहांत कम उम्र में ही हो गया था। उसने उसे अकेले ही पाला, माँ और पिता दोनों बनकर, और इतनी मेहनत से पालने के बाद उसका स्वभाव ऐसा निकला है। शुक्र है कि लॉकवुड परिवार छोटा और सीधा साधा है, सिंक्लेयर परिवार की तरह नहीं, जहां सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं। वरना वारिस वाली बात तो छोड़ो, विवियन शायद जिंदा भी नहीं बचती। उसकी दूसरी बेटी सेरिना भले ही कमजोर पैदा हुई हो, पर वो अपनी बड़ी बहन से कहीं कम मुसीबत खड़ी करती है और अक्सर विवियन की गलतियों को सुधारने में मदद करती है। वरना विवियन भला इतने बेफिक्र होकर कैसे जी पाती? लियोनार्ड जितना सोचता है उसे उतना ही गुस्सा आता है। तुम बाहर मर क्यों नहीं गई? तुम्हें वापस आकर आंखें क्यों दिखानी थी? यह देखकर कि पिता वाकई गुस्सा होने वाले हैं, विवियन थोड़ा रुकती है और शरारती मुस्कान के साथ कहती है, क्या इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था कि आप पोता पोती को खिलाने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा पूरी करने के लिए वापस आ गई। ये सुनकर लियोनार्ड दंग रह गए। उनका चेहरा इतना मजेदार कभी नहीं लगता। मजाक बंद करो। कौन सा शरीफ लड़का तुमसे शादी करेगा? यहाँ तक कि सेरिना जो उनके पास शांति से नाश्ता कर रही थी, ऊपर देखती है। उसकी आंखों में शक का साफ दिखता है। लगता है तुम इतनी महान हो गई हो कि ये सब भूल गई है ना? क्या हमारी सगाई नहीं है? सिंक्लेयर परिवार, उस वादे को निभाने का समय आ गया है ना? क्या तुम आखिरकार होश में आ गई? क्या तुम वही नहीं थी जिसने कसम खाई थी कि तुम उस परिवार में शादी करने के बजाय मरना पसंद करोगी? या फिर तुम कुछ खिचड़ी पका रही हो? लियोनार्ड 3 तीखे सवाल पूछते हैं, हर एक सीधे निशाने पर लगता है। ओल्ड मैन, जमाना बदल गया है, समझे? अब क्या? ढंग से बात करो। लियोनार्ड अपनी बेटी को शक भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हैं। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि सिंक्लेयर वारिस बहुत ज्यादा दबंग है और उससे शादी करने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी डर डर के जीना और यह सब मेहनत बेकार है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि घर में एक काफी है? क्या तुम उससे दबने से नहीं डरती? बाद में अपने पति के कंट्रोल में रहने से नहीं डरती? अगर तुम पूछो तो लियोनार्ड जैस्पर एकदम परफेक्ट दामाद साबित होगा। दबंग होना अच्छी बात है, उसकी इस बागी बेटी को थोड़े अनुशासन की जरूरत है। नहीं 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 पिताजी, कृपया साफ साफ कहिए। मेरा रिश्ता सिंक्लेयर वारिस के साथ तय है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जैस्पर है। तुम्हारा मतलब? हाँ, बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। सेरेना कम ही बोलती है, पर अब वो बोल रही है। विवियन, क्या तुम सीरियस हो? लियोनार्ड बड़बड़ाते हैं, मैं तो भूल ही गया था। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हैं, उनका बेटा अभी तो वापस आया है और तुम अभी से उसके पीछे पड़ गई हो। अगर सिंक्लेयर परिवार को पता था चला, जो अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस बार विवियन ने खुलकर बात मान ली। तुम कल ही तो वापस आई हो, तुम्हें इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गया उस लड़के को? तुम उससे कब मिली? मेरे पास तो उसकी फोटो तक नहीं है। मेरे अपने तरीके हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियोनार्ड की दिलचस्पी अब वाकई बढ़ गई है। वो इतने एक्साइटेड हैं कि गुस्सा नहीं कर पा रहे। चलो बताओ, असली सिंक्लेयर वारिस कैसा है? सेरेना भी सुनने के लिए पास आ जाती है। वो काफी प्यारा दिखता है। नखरे दिखाना पसंद है उसे, पर कोई बात नहीं, वो एकदम अडोरेबल है। मुझे वो पसंद है, बस इतना ही। हाँ, जो मुझे दिख रहा है उसे पसंद करने में क्या बुराई है? तुम बहुत मतलबी हो। अपने ही पिता की तरफ से दिल दुखाने वाली बात। विवियन अपने पैर पर पैर रखकर बैठ जाती है। तो क्या हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी? क्या आप यही नहीं चाहते? मुझे चिंता है तुम किसी और के बेटे को बर्बाद कर दोगी। अगर वो वाकई में एक प्यारा बच्चा है तो वो तुमसे पिट पिट कर बुरा हाल करवा लेगा। नहीं नहीं नहीं। अरे ओल्ड मैन, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। उसके पीछे सिंक्लेयर परिवार है। क्या मुझे उसे परेशान करने की हिम्मत होगी? कल रात उसने मुझे जो लातें मारी थीं, उनका दर्द अभी भी हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन लियोनार्ड को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो मजाक में उसे चिढ़ाते हैं। मुझे लगता है सेरेना तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है और उसे परवाह करना आता है। क्यों ना हम ये शादी उसे सौंप दें? विवियन घबरा जाती है। बिल्कुल नहीं ओल्ड मैन, क्या आप प्लीज जानबूझकर मेरे खिलाफ जाना बंद कर सकते हैं? सेरेना बस मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। लियोनार्ड ठंडी आ भरते हैं। तुम्हारे खिलाफ जाने का क्या मतलब है मेरा? किसी के काम? पिछले कुछ सालों में मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। खैर तुम इसमें मत पड़ो। बिल्कुल नहीं, ईथन मेरा है, बस इंतजार करो। मैं उसे बातों में फंसाकर इस घर में ले आऊंगी। फिर पेट भर खाना खाकर वो अपनी चॉपस्टिक्स नीचे पटकती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। लियोनार्ड अपनी कनपटी मलने लगता है।
बिना कुछ कहे वह आखिर में सिरेना को बोलता है, अपनी बहन पर नजर रखना, उसे सिंक्लेयर वारिस को इतना परेशान न करने देना कि मामला बिगड़ जाए। मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूंगी। मुझे डर है कि वह सोचेगी कि मैं उसका पति चुराने की कोशिश कर रही हूँ। सिंक्लेयर एस्टेट में वापस आकर मैं जैस्पर को देखकर मुस्कुराती हूँ। जैस्पर, आज हम दोनों फिर से अकेले हैं। वह बहुत रूखा व्यवहार करता है। तुम आज क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? यह काम कर सकता है। जैस्पर मुझे शक भरी नजरों से देखता है। तुम आखिर क्या कर रही हो? मैं हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। जैस्पर को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने जैसा बर्ताव किया है, यह सोचकर वह थोड़ा नरम पड़ जाता है और आगे पूछता है, भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने बाहर क्या पढ़ाई की है? तुम वाकई किसी अमीर खानदान के लगते हो। खैर, मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, कह पाना मुश्किल है। जैस्पर नाराज हो जाता है। तुम मुझे टाल रही हो। मैं एक तरफ इशारा करती हूँ। जैस्पर, स्टर्लिंग वहां काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लगता है उसे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चेक नहीं करना चाहते? जैस्पर पीछे मुड़ता है और वाकई उसे स्टर्लिंग दिख जाता है। तुम्हारी नजरें काफी तेज हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह पक्का मुझे ही ढूंढने आया है? अगर तुम नहीं तो और कौन? मैं? वैसे भी मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है। ठीक है। फिर जैस्पर के जाने के बाद मैं अकेले ही इधर उधर घूमती हूँ और नौकरों को रेक्स को ट्रेनिंग देते हुए देखती हूँ। यंग मास्टर, वहां खतरा है, कृपया घेरे के बाहर से ही देखें। मुझे आते देख नौकर जल्दी से मेरे पास आते हैं। मुझे डर नहीं लग रहा। रैक्स के कान बहुत तेज हैं और वह अपना सिर मेरी तरफ घुमाता है। इसी पल मैं उसे ऐसे हाथ हिलाती हूँ जैसे किसी पालतू कुत्ते को बुला रही हूँ। रैक्स, इधर आओ। एक नौकर मुझे साइड से चेतावनी देता है। यंग मास्टर, रैक्स सिर्फ बटलर स्टर्लिंग की बात मानता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रैक्स पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटता है। काफी गुस्से में दिख रहा है, मानो उसे उकसाया गया हो। वहां मौजूद नौकरों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। वे डर जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि रैक्स बहुत खतरनाक है और उन्हें डर है कि वह मुझे चोट पहुंचा देगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही रैक्स मुझ पर झपटने वाला होता है, सबकी जान हलक में आ जाती है। यंग मास्टर, हटो। मैं एक कदम पीछे हटती हूँ, फिर अपना पैर उठाकर उसके सिर पर निशाना साधती हूँ और एक जोरदार लात मारती हूँ। एक किक के साथ मैं उसे जमीन पर दबा देती हूँ। फिर मैं उसे उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती हूँ, किसी आम कुत्ते को उठाने से बिल्कुल अलग नहीं, सिवाय इसके कि उसका साइज बहुत बड़ा है। इस छोटे से जानवर का मिजाज काफी खराब है। नौकर हैरान रह जाते हैं। यंग मास्टर ने उसे एक ही बार में काबू कर लिया। यंग मास्टर, शायद आपको इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। इसका मिजाज ठीक नहीं लग रहा। नौकर अभी भी डरे हुए हैं कि यह अचानक हिंसक न हो जाए। क्या इत्तेफाक है? मेरा मिजाज भी कुछ खास ठीक नहीं है। वे थोड़े हैरान रह जाते हैं। फिर रैक्स एक हल्की सी आवाज निकालता है। उसकी पुरानी गुस्से वाली आदत का नामो निशान भी नहीं बचता। मैं आराम से उसके फर पर हाथ फेरता हूँ और वह पूरी तरह से कहना मान रहा है। मिसेज प्रेस्कॉट शोर सुनकर वहां पहुंचती हैं और बिल्कुल यही नजारा देखती हैं। रैक्स पहले ही यंग मास्टर ईथन के इतना करीब है। वह अपनी हैरानी को रोकती हैं और तमीज से मुझसे बात करती हैं। यंग मास्टर ईथन, यहाँ खतरा है। यंग मास्टर, जैस्पर ने आपसे अपने कमरे में लौटने के लिए कहा है। क्यों? मैं तो बस अभी बाहर आया हूँ और आप देख सकती हैं कि यहाँ सब शांत है। यह रेक्स की वजह से नहीं है। यह सोचते हुए कि जैस्पर अभी स्टर्लिंग के साथ क्या बात कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया? मिसेज प्रेस्कॉट हिचकिचाती हैं और फिर आखिरकार सच बता देती हैं। एक मेहमान आया है। यंग मास्टर जैस्पर चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ना आए। किस तरह का मेहमान? जिससे वह तो मिल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरा चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा है, मेरी आवाज सीधी है। यह मिसेज प्रेस्कॉट को थोड़ा दबाव महसूस कराता है। बेशक आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन वह आदमी थोड़ा खतरनाक है और आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक। अगर खतरनाक है तो उन्हें सिंक्लेयर एस्टेट में आने ही क्यों दिया? वह असल सिंक्लेयर परिवार के करीबी माने जाते हैं और उन्हें यहाँ आने जाने की पूरी आजादी है। अगर मिस्टर और मिसेज सिंक्लेयर भी वहां होते तो भी वे उन्हें जबरदस्ती नहीं रोकते। सिंक्लेयर परिवार का हिस्सा? किस तरह का? खून का रिश्ता या काम करने वाला? काम करने वाला, लेकिन मिस्टर सिंक्लेयर का नहीं। वे परिवार के अपने बंदे हैं। मैं असल में जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या वह वाकई में काम करने वाला है। इसमें डरने वाली क्या बात है? यंग मास्टर ईथन, यह उतना आसान नहीं है जितना आप ना सोच रहे हैं। आप अभी उन खतरों को नहीं समझ सकते जो इसमें हैं। इसलिए मिसेज प्रेस्कॉट मुझे और समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन देखती हैं कि मैं काउंसिल रूम की तरफ बढ़ चुका हूं। वह मन ही मन सोचती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार मैं ही मालिक हूं। यंग मास्टर ईथन, यंग मास्टर जैस्पर और मेहमान मीटिंग में हैं। बेहतर होगा कि आप अंदर न जाएं।